गुड आफ्टरनून बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। तो गुड आफ्टरनून बच्चा लोगों, चलिए शुरू करें आज की अपनी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण चर्चा। जैसा कि हमने जीएस फाउंडेशन की क्लासेस का मेरा क्या शेड्यूल होगा और क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, इस विषय पर मैं बातचीत कर चुका हूं। और क्या क्या हम बातचीत कर चुके हैं, एक बार सरसरी निगाह उस पर, और फिर उसके बाद पूरा क्लास, पूरा लेक्चर होगा एसे पर, यानी निबंध प्रश्न पत्र पर। लेकिन तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि हमें क्यों प्री और मेंस की स्ट्रेटजी अपनी तैयारी में अलग बनानी चाहिए, यानी जो परंपरागत तैयारी है जो सदियों से चली आ रही है, अब उसको बदलने का समय आ गया। सदियां मतलब कि एक ही प्रकार का पैटर्न पूरे मार्केट में चल रहा है, उसको बदलने का समय आ गया है। और बदलने का समय मेरे कहने के अनुसार नहीं आया है, बदलने का समय जो मैंने लॉजिक दिया उसके हिसाब से आया है। उस लॉजिक से अगर आप संतुष्ट होते हैं तो आया है, और इसलिए भी बदलने का समय आया है क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपका रिजल्ट नहीं हो रहा तो इसका मतलब पुराने पैटर्न में कुछ कमियां हैं और हमें हमेशा नएपन की तरफ जाना चाहिए। इसलिए स्ट्रेटजी में बदलाव की आवश्यकता, वो मैंने आपको सिखाया कि भाई जब प्रीलिम्स में 24 मई को आप जब 26 में जाएंगे, 24 मई को प्रीलिम्स का एग्जाम है मेरे प्यारे बच्चों, या फिर आपका जो भी 2027-28 होंगे आपका भी मई मंथ में ही होगा। तो जब आप एमसीक्यू सीधा पहला क्वेश्चन एमसीक्यू ही मिलेगा तो क्यों ना हम डे 1 से तैयारी में एमसीक्यू की तैयारी करें, यानी पूरा कंटेंट ही उस पैटर्न पे आपके लिए आए, बनाया जाए। और मेंस चूंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे 5 दिन में पूरा जीएस ऐसे आपका खत्म हो जा रहा है पूरा, तो ऐसी परिस्थिति में जब लिखना ही है तो डे 1 से क्यों ना लिखा जाए आंसर राइटिंग। इस मिथ को तोड़ा जाए कि डे 1 से आंसर राइटिंग नहीं की जा सकती, और लॉजिकली तोड़ा जाए। ये आपको मैंने सिखा दिया, आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझ गए हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने सारी बातचीत की कि कैसे जीएस और सीसेट में प्रीलिम्स के लिए हमें एक अच्छी स्ट्रेटजी की आवश्यकता है, एक अच्छे कंटेंट की आवश्यकता है, एक अच्छी डिलीवरी की आवश्यकता है। फिर हमने मेंस पर भी पूरी बातचीत की, चारों पेपर पर हम लोग मेंस की बातचीत कर चुके हैं। आप सब लोग बहुत अच्छे से सेटिस्फाई हैं, और आपको यह भी बता चुका हूं कि जीएस पेपर 4 यानी जीएस पेपर 4 एथिक्स से ही क्लास की शुरुआत होने वाली है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एथिक्स और एसे से आपकी क्लास की स्टार्ट होने वाली, मतलब आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली, वो भी मंगलवार यानी परसों यानी ट्यूसडे से। तो क्लास में भी कोई डिले नहीं है, सारी बातें आपको बताई जा चुकी हैं। फिर इसके बाद आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पार्ट की तरफ, और जिस महत्वपूर्ण पार्ट का नाम है मेरे प्यारे बच्चों एसे। एसे 360 डिग्री बाय सुनील अभिव्यक्ति। 360 डिग्री यानी जो हमारा आईक्यू आईपी है उसी को अगर हम एक ढंग से कहें तो 360 डिग्री है, यानी हर एक मुद्दे पर डिटेल्ड कैसे हमें अपनी थिंकिंग डेवलप करनी है। नॉट कि मैं क्या कंटेंट दे रहा हूं, वो मैटर नहीं कर रहा। कंटेंट तो आपको मिलता ही मिलता है, हर जगह से मिलता है, लेकिन कैसे आपकी सोच को डेवलप किया जाए। अब पूरी चर्चा इसी विषय पर। और सोच को डेवलप क्यों करना है, क्योंकि जो अब क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें डायनामिक्स अप्रोच चाहिए, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चाहिए। तो इस वजह से अब केवल ये कह देना, और खासकर जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे, आप लोग बताइएगा मुझे कितने लेक्चर आपके यहां होते हैं आपके फाउंडेशन कोर्सेज में, ऐसे के आज तक कितने हुए हैं, जरूर आप विचार कीजिएगा, क्योंकि कई बच्चे बड़ी संस्थाओं से हैं। यानी 250 मार्क्स लगभग लगभग उपेक्षित रहता है मेरे यानी, मैं हमेशा इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं। इस बार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, एक सेपरेट कोर्स के रूप में ही इसे डेवलप कर रहा हूं। तो जो बच्चे फाउंडेशन कोर्स का हिस्सा नहीं भी हैं, जैसे बिहार पीसीएस वाले, अगर वो केवल ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे की पूरी 50 लेक्चर उनको मिल जाएगा। या बहुत से बच्चे हैं जो ऐसे करना चाहते हैं बट और कुछ नहीं करना चाहते, उन्हें ऐसे की सेपरेट क्लास मिल जाएगी 50 लेक्चर की पूरी। तो ये ऐसे एक सब्जेक्ट के रूप में मैं डेवलप कर रहा हूं, बाकी हमारे फाउंडेशन का हिस्सा है। जो बच्चे फाउंडेशन में, उनको ये सारी चीजें मिलनी ही मिलनी। तो 50 सेशन में ऐसे कैसे तैयार करें, इस विषय पर हम चर्चा करें। उससे पहले मैं कुछ आपके सामने डेटा रखना चाहता हूं, उस डेटा के बेस पर फिर हम लोग अपनी चीजें आगे बढ़ाएंगे। डेटा अगर मैं यहीं रख दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
डेटा क्या है आपके सामने, मैं कुछ टॉपर से उनके एसे के मार्क्स आपके सामने लिख रहा हूं और आप सब इसको मैच भी करिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ टॉपर्स हैं जिनके मार्क्स मैं आपके सामने, अरे क्या हो रहा भाई, ये क्या हो रहा है, लो एक सेकंड के लिए बच्चों मैं रिफ्रेश करूंगा, थोड़ा सा आपका हल्का सा ब्लैंक जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो मैं कुछ डेटा आप लोगों के सामने रखूंगा, पहले उस डेटा पर हम लोग बातचीत करेंगे और फिर चीजों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो भाई, अगर डेटा के बेस पर हम लोग चलेंगे तभी बेहतर हम लोग चल पाएंगे। तो डेटा क्या कहता है, एक बार जरा आप यहां पर निगाह डालिए, डेटा क्या कहता है। डेटा आपसे कहता है बच्चे कि अगर हम 2014, मैं आराम से बैठ जाता हूं फिर लिखता हूं, ठीक है, जिससे कि मुझे भी सुविधा हो जाए थोड़ा सा। अगर हम 2014 में जो टॉपर रही हैं इरा सिंघल, उनकी मार्कशीट को इवेल्युएट करें तो आप देखोगे उनको एसे में मिला 250 में 160। ध्यान से देख लीजिएगा और आप ये चेक कर सकते हैं, ठीक है, 250 में 160। अब जरा उनके जीएस पेपर 1 के मार्क्स को देखिएगा कितना। मैं नहीं कह रहा हूं जीएस पेपर 1 2 3 हल्का है, बिल्कुल नहीं, लेकिन आपको समझना है बिकॉज ऑफ द मैथमेटिक्स। जो गुणा गणित करके जाता है ना, वही अपनी लाइफ में बेटर कर पाता है। मैंने साफ बताया कि आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन अगर स्ट्रेटजी नहीं है तो आप बेहतर नहीं कर सकते, चाहे वो खेल हो, चाहे आपकी लाइफ हो, चाहे स्टडी हो, कुछ भी हो। तो जीएस पेपर 1 में देखो 250 में 103 मार्क्स उनका था। जीएस पेपर 2 में 250 में उनका 122 मार्क्स था। जीएस पेपर 3 में 250 में 90 मार्क्स था, 95। ठीक है बच्चे, और पेपर 4 में उनका 130 था 250 में। आप देख सकते हैं, यानी एथिक्स और एसे में उनके मार्क्स, और ऑप्शनल में तो अभी मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं, ऑप्शनल की क्लास में जिक्र करूंगा। ऑप्शनल में अच्छा मार्क्स था, तो ऑप्शनल तो गॉड है इस एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन का। मुझे आप बताओ क्या 160 नंबर जो एसे में आया, और मैं कुछ नहीं इसमें डिस्कस करूंगा, अभी एथिक्स की भी बात नहीं करूंगा, ये जो 160 मार्क्स इनका आया है, क्या जीएस पेपर 1 में आया, क्या जीएस पेपर 2 में आया, क्या जीएस पेपर 3 में आया, क्या जीएस पेपर 4 में आया। और देखो, जब पहले पे निगाह रखोगे फर्स्ट रैंक पर, तभी आप घुस पाओगे या कुछ न कुछ कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। अगर हम पहले से ही निगाह रखेंगे यार, किसी तरीके से घुस जाएं, फिर आप घुस भी नहीं पाएंगे। जब पहली निगाह रहती है, यानी आप जब सोचते हैं कि मुझे गोल्ड मेडल चाहिए, आपको पहली रैंक चाहिए, देन आपकी बॉडी उसी के हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है। कभी आपने ये साइकोलॉजिकल अपनी बॉडी में ये साइकोलॉजी या ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस महसूस की है कि जब आप कोई, जैसे मान लीजिए सुबह सुबह आप कभी ट्रेन पर बैठने के लिए, सुबह आपकी ट्रेन हो या दोपहर में आपकी ट्रेन हो, तो आप कितना अवेयर रहते हैं। यानी 4 बजे अगर ट्रेन है तो आपकी बॉडी अपने आप, कभी कभार की बात अलग है, लेकिन आपकी बॉडी ऐसा होगा कि 3 बजे उठेगी और उतनी ही एक्टिव हो जाएगी, 2 बजे उठ जाएगी उतनी ही एक्टिव रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने अपनी बॉडी को एक संदेश दिया है कि मुझे 3 बजे उठना है या 2 बजे उठना है, क्योंकि 4 बजे मेरी ट्रेन है, छूटनी नहीं चाहिए, मेरी फ्लाइट है, छूटनी चाहिए, मेरी बस है, छूटनी नहीं चाहिए। तो नहीं छूटती, आपकी शरीर अंदर से उसी के हिसाब से आपको मेंटेन कर देती है। वही चीज इसमें भी, अगर आपने पहली रैंक अपना टारगेट रखा है तो स्वाभाविक रूप से आपकी सोच भी वैसे होती है। तब आप कोई भी सब्जेक्ट इजी नहीं लेंगे, आप कभी भी, आप चाहे आपको फीवर हो रहा है तो भी आप मेडिसिन खा करके पढ़ेंगे, सिंपल सी बात। तो आप इनका नंबर आपने देख लिया,
फिर इसके बाद आता है इरा सिंगल के बाद अगर मैं 2015 की टॉपर का जिक्र करूं टीना डाबी का, ठीक है ना, मैं नाम हल्का हल्का लिख रहा हूं, टीना डाबी का। मेरे प्यारे बच्चों, एसे में उनका मार्क्स है 250 में 145, देख लीजिए आप। और जीएस पेपर 1 में 119, जीएस पेपर 2 में महज 84 मार्क्स, और जीएस पेपर 3 में 111 यानी 111, और इथिक्स में 110। अब आप बताइए 145 मार्क्स सबसे ज्यादा मार्क्स है कि नहीं टॉपर का? आप सोचते चलिएगा तो इसका मतलब टीना डाबी में भी यही बात लागू हो रही है। नंदिनी के आर ये है 2016 की टॉपर। नंदिनी के आर का एसे में है 250 में 142, और जीएस 1 में है 131, जीएस पेपर 2 में 103, जीएस पेपर 3 में है 116, और एथिक्स में है 104। तो आप देख सकते हैं यानी जीएस के चारों पेपर के कंपेयर में फिर से उनको एसे में ज्यादा मार्क्स मिला जिनकी पहली रैंक है। इसी प्रकार से अगर आप देखें 3 टॉपर हमारे सामने हो गए, 14, 15, 16। अब आते हैं अगर हम 2017 के टॉपर अनुदीप दुरी शेट्टी। तो अनुदीप दुरी शेट्टी को अगर आप देखते हैं तो उनको क्या मिल रहा है, आप विचार कीजिए। 250 मार्क्स में 150 मार्क्स बच्चों कितना मिल गया, सॉरी 155, 155 नंबर। इसीलिए अब 155, 155 नंबर जीएस पेपर 1 में मिलता है 123, जीएस पेपर 2 में मिलता है 123, जीएस पेपर 3 में मिलता है 136, जीएस पेपर 4 में मिलता है 95, ऑप्शनल में बहुत ज्यादा। अब आप सोचिए तो क्या इनके सभी पेपरों में, जीएस के सभी पेपर के कंपेयर में एसे में ज्यादा मार्क्स, वो भी काफी ज्यादा, सभी टॉपर्स के अभी तक के। अब आते हैं 2018 के जो टॉपर है उनका देख लें। 2018 के टॉपर है मिस्टर कनिष्क कटारिया। 250 में इनको भी मिलता 133, जीएस पेपर 1 में 98, जीएस पेपर 2 में 117, जीएस पेपर 3 में 117, जीएस पेपर 4 में 116। इन्होंने एवरेज मार्क्स अच्छा लिया, लेकिन जीएस पेपर 1 में इनके भी 98 मार्क्स आए। बट एसे में फिर से आप देखिए ये भी उसी ट्रेंड को सेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यानी जीएस के चारों पेपर के कंपेयर में एसे में ज्यादा मार्क्स आ रहा है। ठीक है बच्चे। सौरभ सिंह कह रहे हैं सर बैच ईएमआई पर, हाँ बिल्कुल है, ईएमआई है, आप लोग बात कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आता है 2018 के बाद 2019 पर अगर हम आते हैं तो प्रदीप सिंह आ जाते हैं, इनकी भी रैंक 1 है। अब आप देखिए इनको भी 250 में 250 में 140 मार्क्स मिलता है, एसे की बात हम कर रहे हैं, और जीएस 1 में 108 यानी 108 मार्क्स, जीएस पेपर 2 में 115 मार्क्स, जीएस पेपर 3 में फिर 101 मार्क्स, बट जीएस पेपर 4 में इनका एथिक्स में 157 मार्क्स था। तो ये पहले ऐसे टॉपर हुए जो एसे से ज्यादा एथिक्स में लेकर के आ रहे हैं। फिर भी 140 इज अ वेरी 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 गुड मार्क्स, और जीएस के पेपर 1, 2, 3 के कंपेयर में तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि 101 एक में पाए, 115 एक में पाए, 108 एक में पाए। ठीक है, तो ये हो गया 19 का। फिर इसके बाद अगर हम 2020 के टॉपर को देखें, शुभम कुमार को, क्यों 2020 के, तो इनको भी इनके जीएस के किसी भी पेपर के कंपेयर में एसे में 134 मार्क्स यानी ज्यादा मार्क्स मिला। अब शुभम कुमार जी को कम मिला, कभी कभी क्या होता ना कि मार्किंग तगड़ी हो जाती है, टफ हो जाती है, जैसे इस साल एसे में भी 134, लेकिन जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4 1 में मिला 115, 2 में मिला 111, 3 में मिला 92, 4 में मिला 106। इसका मतलब कि ये भी अपने सभी पेपर से एसे में ज्यादा मार्क्स ला रहे हैं। इसी प्रकार से श्रुति शर्मा, अगर इनका देखें 2021 की टॉपर है, और इनको भी एसे में मिला 132। बाकी जीएस में, जीएस पेपर 1 में 119, जीएस पेपर 2 में 128, जीएस पेपर 3 में 108, जीएस पेपर 4 में 139। ये भी एसे से कुछ मार्क्स इन्होंने इथिक्स में ज्यादा प्राप्त किया, यानी एसे और इथिक्स ही। फिर आप इशिता किशोर 2022 में अगर इनकी रैंकिंग देखेंगे तो 137 नंबर इनको भी मिला है, जो इनके जीएस के किसी भी पेपर से ज्यादा है। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं कुछ। फिर जैसे हिंदी मीडियम की अगर मैं बात करूं, निशांत जैन की जो 13th रैंक है, निशांत जैन साहब
ए से में 160 मार्क्स, यानी हिंदी मीडियम वालों के लिए देख सकते हैं। बाकी जरा इनका नंबर देखिएगा, और 13th रैंक है, ये भी देखिएगा कि यानी जीएस पेपर 1 में इनको मिला 89 मार्क्स, जीएस पेपर 2 में मिला 88 मार्क्स, जीएस पेपर 3 में मिला 77 मार्क्स। बाप रे बाप, 88, 89, 77, यानी मेरे बच्चे अगर 77 को हम पासिंग मार्क मान लें तो एक विषय में ये फेल है। 33%, 250 मार्क्स में से निकालिए, और फिर भी 13th रैंक लग रही बिकॉज ऑफ द एथिक्स और एसे, यानी एसे में 160 और एथिक्स में 147, सॉरी 124। गंगा सिंह राजपुरोहित 157, इनका इंटरव्यू मेरी मैगजीन में भी छपा था एसे में। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी में एसे का बहुत बड़ा रोल है, और इसके लिए स्पेशल सेशंस नहीं है। एक विस्तृत, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, एनवायरमेंट पढ़ते हैं, इस वर्ष सेम उसी पैटर्न पर मैं ये चर्चा कराने जा रहा हूं। फिर कह रहा हूं कि कोई भी स्टेट पीसीएस है, हर जगह ऐसे है, आप यहां पर हर चीज सीखेंगे। आपको ये नहीं सोचना कि हमारे स्टेट के हिसाब से कितने निबंध करा दिए जाएं। मेरे बच्चे आप खुद देख सकते हैं, जो निबंध डायरेक्ट हम लोग कराते हैं एग्जाम में आता नहीं कोई भी, लेकिन जो हम सिखाते हैं उससे आप एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाने तक की तैयारी कर सकते हैं, मैक्सिमम जितना सबसे अधिक मिलता हो। तो सीखना सबसे इंपॉर्टेंट है, लिखना तो आप प्रैक्टिस के थ्रू सीख लेंगे। तो यह हो गया आपके सामने जो भी विषयगत चर्चा रही है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामने देख सकते हैं, स्क्रीन पर आ रहा है, हमने 2021 से 24 तक के एशे की एक थीम आपके सामने रखी है। पुराने विषयों पर नहीं जा रहे हैं, यूपीएससी कभी भी रिपीट करता है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो सारी चीजें मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। अब आप सब इस प्रोग्राम को ध्यान से सुनिए। अगर आपको इस प्रोग्राम के थ्रू ये लगता है कि आप भी इन टॉपर्स की तरह 150 अराउंड पहुंच सकते हैं, या किसी भी सूरत में 140 से नीचे ना जाए, 130 से नीचे ना जाए, यानी 130 से अकॉर्डिंग टू पेपर 130 से 150 के बीच में आप रहें, जिससे कि आप एसे की वजह से बाहर ना हो। तो अब इस चर्चा को ध्यान से सुने और देखें, और समझ में आए तो इसका हिस्सा जरूर बने, दिए गए फोन नंबर्स पर कनेक्ट करके। जैसे देखिए, एसे आया था 2024 से 21 तक का मैंने लिया है, तो मैंने क्या पैटर्न आपके सामने रखा है कि एसे यानी जो यूपीएससी ने पूछा उसकी थीम क्या रही है, यानी यूपीएससी के एसे की थीम, और डेप्थ भी मैंने बता दी कि भाई कितनी गहराई आपको ज्ञान की चाहिए। प्रश्न की गहराई से मतलब नहीं, आपको कितने ज्ञान की गहराई इसमें चाहिए, यानी क्या जनरल समझ से, जनरल अंडरस्टैंडिंग से आप यूपीएससी के इन डेप्थ वाले एसे, या बिहार पीसीएस के जो कहावत वाले एसे होते हैं, या जो फिलोसफिकल एसे होते हैं, और बिहार में 300 नंबर का है, तो क्या आप उस 300 नंबर के लिए अपने आप को हाई लेवल का कंटेंट लिखने लायक बना पाएंगे, बना पाए हैं? इन विषयों को आप अपने दिमाग में रखिएगा। तो एसे के बीच पर थीम किस प्रकार की है, यह थीम आपको क्या देगी, एसे तो आपको पता ही, यह थीम आपको क्या देगी। थीम आपको सिखाएगी कि आप पढ़ते समय, जैसे मैंने लिख दिया कि एनवायरमेंटल फिलॉसफी, तो कल से आप जब भी एनवायरमेंट पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए आप बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं, या एनवायरमेंट कंजर्वेशन पर कोई प्रीलिम्स के लिए कंटेंट पढ़ रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो कोई वहां पर एनवायरमेंट को लेकर के किसी का कोटेशन है, तो आपको क्या लगेगा, यार सर ने एक कैटेगरी बनाई है एनवायरमेंटल फिलॉसफी की, तो इसका मतलब है कि जो भी कोटेशन आ रहे हैं वो सब लिखते चले। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, किसी ने ब्रंट लैंड की जो रिपोर्ट है उसको आपने कोट कर दिया कि यार अब कोई कुछ भी आएगा एनवायरमेंट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, ब्रंट लैंड की रिपोर्ट का जिक्र हम जरूर, उनका नाम जरूर लिखेंगे, अंडरलाइन जरूर करेंगे। तो एनवायरमेंटल फिलॉसफी
प्लस हिस्ट्री को लेकर के यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जिसकी गहराई स्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा है, यानी जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं, पूरी थीम यही है। तो सभ्यता यानी इतिहास और जंगल यानी इन्वायरमेंट है। तो जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं, थीम आप देखिए। अभी इसको और भी एलोबरेट करूंगा, केवल बता नहीं रहा हूं, अभी इस थीम को ओपन करना भी सिखाऊंगा संक्षेप में, और फिर जब क्लासेस चलेंगी तो डिटेल में। तो आपको इससे लगेगा कि यार क्लास को सर कैसे आने वाले 50 लेक्चर तक लेके चलेंगे, कैसे उसे आगे बढ़ाएंगे, क्या इनका पैटर्न होगा, वो आपको यहां से सीखने को मिलेगा। एक पैटर्न तो आपको पता ही, मेरा ऐसे मैं पढ़ाता हूं, मेरे ही लेक्चर यूट्यूब पर सबसे ज्यादा है ऐसे के, आप सर्च कर सकते हैं क्रॉस इंडिया, किसी भी इंग्लिश हिंदी मीडियम कुछ में भी आप चेक करेंगे तो सबसे लंबे लेक्चर, सबसे ज्यादा घंटों के लेक्चर यूट्यूब पर मेरे मिलेंगे आपको। डिटेल्ड की बात मैं कर रहा हूं, बट उसके अलावा क्या यहां पर एड ऑन है, और एड ऑन नहीं है, इसी से शुरुआत है। फिर ऐसे ही इसमें आपको कितनी गहराई चाहिए आप स्वयं बताइए, कि आपको जंगल सभ्यता यानी आपको एनवायरमेंट, पर्यावरण और इतिहास दोनों को कनेक्ट करना, कितनी गहराई चाहिए। खासकर साइंस बैकग्राउंड के बच्चे इसमें फंसेंगे चूंकि हिस्ट्री है, लेकिन ऑब्वियस आपके पास चूज करने का ऑप्शन भी होता है, तो ये भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 4-1 में 4-1 में, और मैं बार बार बिहार पीसीएस के बच्चों को जिक्र करूंगा कि ये 300 नंबर के लिए वरदान क्लास है, और ये परसों से ही स्टार्ट हो रही है, ये भी नहीं कि इसमें कोई डिले है। तो ये मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि आप ही लोग कह रहे थे बहुत दिनों से, ठीक है। तो पर्यावरण, दर्शन प्लस इतिहास। फिर ऐसे ही पूछा भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे, ऑब्वियस है, एम्पायर्स ऑफ द माइंड। भविष्य के साम्राज्य, मस्तिष्क के साम्राज्य, वैसे यार अब ठीक है, इसने लिखा भविष्य के साम्राज्य यानी टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क यानी आपने कितना बढ़िया आयरन डोम बनाया है कि आपके ऊपर कोई मिसाइल डाल रहा है तो आपके ऊपर कुछ, मतलब आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, आपकी कंट्री सेफ है। एक आयरन डोम या इंडिया का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम उभर करके सामने आया, वो सारी आकाश, वो सारी चीजें। तो बस भविष्य के साम्राज्य, मस्तिष्क के साम्राज्य यानी टेक्नोलॉजी के थ्रू जो भी इनोवेशन होंगे, कंट्रोल जो ऐसा करेगा उसी के हाथ में होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप सामान्य जो भी आपने पढ़ा, आपकी जो स्कूलिंग है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इसकी थीम पकड़ पाएंगे कि इसमें नॉलेज एज की बात कर रहा है और फ्यूचर विजन की बात, यानी नॉलेज कैसे भविष्य का बेस बनेगा। और वैसे मैं कहता हूं यार, नॉलेज केवल भविष्य के साम्राज्य, मस्तिष्क के साम्राज्य नहीं, प्राचीन काल के भी जितने साम्राज्य बने, एंशियंट, मेडुअल, वो सब यार दिमाग से ही बने, वो सब साम्राज्य दिमाग से ही बने, साम्राज्य ऐसे नहीं बनता। अब कैसे साम्राज्य दिमाग से बने हैं, तो आज कह रहा है कि भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे। अरे बच्चों, यानी नॉलेज सबसे महत्वपूर्ण होगा, नॉलेज हर जगह लगा होगा, इनोवेशन हर जगह लगा होगा, R&D हर जगह लगा होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सो ऑन पूरा इकोसिस्टम। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, अगर यही प्रश्न एंशिएंट एरा में आपसे पूछा जाता, ठीक है, भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे, या मैं लिख दूं अतीत के साम्राज्य, ठीक है ना, अतीत के साम्राज्य, ठीक है ना, पास्ट के जो भी इंपायर हैं वो भी मस्तिष्क के साम्राज्य थे, तो आप लिखेंगे नहीं। आखिर इंडिया में जो पहला चक्रवर्ती राजा होता है, किंग चंद्रगुप्त मौर्य, क्या वो ऐसे बन गया? क्या मस्तिष्क वहां नहीं लगा? चाणक्य का मस्तिष्क लगा। तो साम्राज्य हमेशा मस्तिष्क से ही, और मस्तिष्क के पीछे की पूरी कहानी ज्ञान की होती है। तो खैर, तो इसमें ज्ञान युग और उस ज्ञान के युग की जो अप्रोच आपको लिखनी है वो फ्यूचरिस्टिक यानी भविष्य दृष्टि। आप सोचिए कि 1200 शब्द तक आपको लिखना है, आप कैसे लिख पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, विचार कीजिए। नॉलेज एज पूरा इस समय क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में, R&D में, संपूर्ण विश्व में, हर एक सेक्टर में, चाहे डिफेंस हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे जो है किसी भी प्रकार का पूरा सिस्टम, सोसाइटल, ऑर्गेनाइजेशनल, और फिर आपको उसको फ्यूचर के साथ जोड़ना है। तो बगैर प्रैक्टिस के इतनी डेप्थ वाले टॉपिक को हैंडल कर पाना, कुछ पॉइंट तक, 1 2 4 पॉइंट तक तो ठीक रहेगा, एक पैराग्राफ तक ठीक रहेगा, लेकिन उसके बाद आपके शब्द खत्म हो जाएंगे।
50 लेक्चर हैं तो 50 लेक्चर ऐसा तो नहीं रोज की क्लास है, गैप है। तो ऐसे में आप सोचिए कि आप मेरे साथ कम से कम 3 महीना मेहनत करने जा रहे हैं ऐसे पे, और इस समय प्रीलिम्स का उतना प्रेशर भी नहीं है। फिर आता है हैप्पीनेस इज द पाथ, यानी भाई फिलोसफिकल भी है, स्पिरिचुअल भी है, प्रसन्नता ही मार्ग है, आपसे पूछ रहा है। अब प्रसन्न दार्शनिक भी आध्यात्मिक भी है ये, यानी इसमें फिलोसफिकल तो है लेकिन ये आध्यात्मिक भी है, स्पिरिचुअल भी है। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए तो बहुत ज्यादा गहराई चाहिए, विचारों की, थॉट प्रोसेसिंग की। फिर ऐसे ही आपसे पूछा द डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस, यानी प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है। अब अगर आपके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है, आपने विज्ञान पर अच्छे ढंग से विचार नहीं किया है, जो कुछ भी एंशियंट से आज तक डेवलपमेंट विज्ञान में हुए हैं, अगर उन पे आपकी निगाह नहीं है, 2-4 एग्जाम्पल पर भी आपकी निगाह नहीं है, तो आप इस निबंध को 1000 से 1200 वर्ड तक कैसे ले जा पाएंगे? आप स्वयं विचार कीजिए। तो ये भी यानी हाई डेप्थ, यानी आप अभी तक देख सकते हैं जो भी प्रश्न मैं यहां लगा रहा हूं सबकी डेप्थ हाई है, यानी मॉडरेट कोई भी नहीं, टफ है या वेरी टफ है। इस बात से एग्री कर रहे हैं, टफ है या वेरी टफ है? क्योंकि कहने को तो हमें निबंध समझ में आ गया, मैंने IQIP में हिंदू करा दिया, हिंदू IQIP में प्रश्न पूछने वाले बच्चों ये टॉपिक इसमें ऐसे ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन क्या उसी उतने कनेक्ट होने से आप वो पूरा 1200 का निबंध लिख पाएंगे? क्योंकि उसके तो और भी एस्पेक्ट्स चाहिए। तो हिंदू वैल्यू एडिशन है ऐसे का, लेकिन बेस आपको अलग से निबंध का बनाना पड़ेगा, जिसमें आध्यात्मिकता क्या है, दार्शनिकता क्या है, दर्शन का क्या अर्थ होता है, भावनाएं क्या होती है, इमोशंस क्या होते हैं, प्रसन्नता क्या होती है, सभ्यता क्या होती है, संस्कृति क्या, यानी कि कल्चर, सिविलाइजेशन, माइंड के साम्राज्य का क्या मतलब हो सकता है। इस प्रकार की चीजें आपको सीखनी, जाननी और रेगुलर चर्चा का हिस्सा, तब जाकर के हम बेहतर कर पाएंगे इस प्रकार के प्रश्न। ठीक है, फिर इसके बाद सोशल मीडिया और फोमो, यानी बताने की जरूरत नहीं, सोशल मीडिया और उसके जितने भी इंपैक्ट हैं किसी भी प्रकार से, बहुत से प्रश्न आए हुए हैं, 2024 में भी आया है, फिर इसके बाद 2019-18 सोशल मीडिया। ठीक है, ये मीडियम देखिए मैंने लिख दिया, चूंकि आप उसको यूज भी कर रहे हैं और उसको डेली कुछ न कुछ आ रहा है, कुछ न कुछ रिपोर्ट आ रहा है, इसलिए देखिए कितना साइकोलॉजी प्लस सोशियोलॉजी दोनों का मिश्रण है, यानी मनोविज्ञान और समाज शास्त्र का। तो हम सब सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहने वाले हैं, तो ये सारी चीजें हमें पता है, इसलिए मैंने लिखा कि ये मध्यम इस टाइप का आता है तो हमारे लिए इजी हो जाता है इन सब विषयों पर। उससे चरित्र परीक्षण की शक्ति ने, ऑब्वियस है, गिव हिम पावर टू टेस्ट करेक्टर, यानी ये पॉलिटिकल फिलॉसफी, अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट है, किसी के व्यक्तित्व का परीक्षण करना तो उसे शक्ति और अधिकार दे दो। ठीक है, अब व्यक्ति का परीक्षण करना, शक्ति और अधिकार दे दो, तो उन व्यक्तियों, पॉजिटिव वाले व्यक्ति जिन्होंने इस सोसाइटी में एंशियंट टू आज जिन्होंने अच्छा किया, उनके 8-10 नाम, 8-10 एग्जाम्पल आपको चाहिए, कि उनको आपको बताना पड़ेगा कि इनको शक्ति मिली तो इन्होंने शक्ति का पॉजिटिव यूज करके और अपने एक पॉजिटिव कैरेक्टर का परिचय दिया। फिर ऐसे ही नेगेटिव पर्सनालिटीज, और फिर उसके बाद आपका ये निबंध बढ़ेगा। तो इसके लिए भी आपको हाई डेप्थ की जरूरत है, जो कि सच बता रहा हूं 2-4 पॉइंट के बाद आपको याद नहीं आएगा। अगर आप मेंस लिखेंगे तो ये याद रखिएगा, क्या होगा, यानी आपको याद नहीं आएगा। ठीक है बच्चों।
ठीक है, ओके ओके। तो कहने का मेरा मतलब यहां तक की चीज आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं, जैसे सिंपल आइडियाज बिग कॉन्सिक्वेंसेस, आप देख सकते हैं सरल विचार और बड़े परिणाम, ऐसा प्रश्न आ रहा है कि जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं उनके पीछे बड़ा सरल विचार होता है। अब आप देखिए इस प्रकार के प्रश्न, यानी आपको फिलॉसफी ऑफ सिंपलिसिटी भी जाननी होगी। फिलॉसफी ऑफ सिंपलिसिटी ये पूछ रहा है आपको कि भाई बताओ कि सादगी का दर्शन क्या है। सादगी का दर्शन गांधी जी, लेकिन क्या केवल गांधी जी और उनके कुछ एग्जाम्पल से आप इस निबंध को मल्टी डायमेंशनल एंगल से लिख पाएंगे? इसीलिए इस बार नंबर मिले नहीं है, क्योंकि देखो जो सबसे बड़ी समस्या आती है, एक पहली चीज इस प्रकार के प्रश्नों की डिमांड को समझ पाना, और इसलिए नहीं कि आप में क्षमता नहीं बच्चे, इसलिए क्योंकि आपका बैकग्राउंड नहीं रहा। यानी जब हम स्कूल करते हैं, कॉलेज वालेज करते हैं, आपसे पूछना चाहता हूं कितनी बार आपसे एसे लिखवाया गया? 10th 12th का छोड़ दो, उसके बाद कितनी बार आपने एसे लिखा भी है तो रट करके लिख दिया। मैं सबसे पूछूं एक प्रश्न, चलो बताओ, आपने अभी तक जितनी भी आपकी उम्र है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, जितनी भी आपकी उम्र है आज, उसको काउंट करके मुझे बताइए कि क्या आपने अपनी उम्र के बराबर एसे लिखा है? कंप्लीट एसे की बात मैं कर रहा हूं। जितनी, जैसे आपकी उम्र 21 साल है, 21, तो क्या आपने 21 एसे लिखे? अगर आपकी 18 है तो क्या आपने 18 एसे लिखे हैं? क्या आपने, आपकी एज 25 है तो आपने 25 लिखे हैं? देखो एक तरफ से स्टार्ट हो गया। सच बता रहा, देख लो एक, बाप रे बाप। और आप सब एक दूसरे का कमेंट पढ़ो, इसको, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। एक भी बच्चा, देख रहे हो, ये कोई लिख रहा है 12 लिखा 10 लिखा, मतलब नहीं तुम्हारी उम्र 12 है, 10 साल है, नहीं नहीं ये नहीं है, गलत। जो मैंने कहा अपनी उम्र के हिसाब से आपने कितना ऐसे लिखा। तो मेरे बच्चे फिर 250 मार्क्स, और आपने अभी कोई प्रैक्टिस नहीं की है इन डिटेल हो। तो मैं हिंदू में हर जगह इतना बोलता रहता हूं कि आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ ये चीज है, या वो मैंने जो 14 लेक्चर आप सबके लिए फ्री कर दिया था, बहुत सारी चीजें, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग वर्सेस डूइंग नथिंग, गलत होने की कीमत बनाम कुछ ना करने की कीमत। यानी कि भैया हम कुछ करेंगे नहीं, कहीं हम गलत ना हो जाए, इस प्रकार के विषय आप देख सकते हैं। यानी रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या होती है, इनर्टिया यानी जड़ता क्या होती है, कुछ ना करना। आप ये सब कैसे लिखेंगे? और यही सारे प्रश्न बिहार पीसीएस वाले बच्चे आपके लिए यही आने वाले हैं फ्यूचर में, इन्हीं से कुछ बदलता। तो बिहार पीसीएस वाले बच्चे जो एक फिलोसफिकल आता है और एक जो आपकी कहावत आती है, तो बीपीएससी वालों के लिए 2 ऐसे तो डायरेक्ट यहां से मिलेंगे। कहावतों में भी केवल मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, बाकी लिखना यही फिलोसफिकल अप्रोच वाले ही होते। तो विवेक यही है, आप जैसे कह रहे हैं ना, नहीं लिखा सर, ना लिखवाया गया उस टाइम में, तो यही तो सबसे बड़ी समस्या है। और आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आप कब से पढ़ा रहे हैं, कि आपने पहला ये बैच ऐसा बनाया? आप सब साक्षी हैं कि जब से आप सब ऑनलाइन में हैं तब से मैंने निबंध को दबा के पढ़ाया है। आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने अपनी ऑफलाइन की जर्नी भी निबंध से ही शुरू की थी। यानी मैं शुरू से 2013 से निबंध ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूं एक सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन मैं इसको एक सब्जेक्ट के रूप में डेवलप नहीं कर पाया। ये मेरी सबसे बड़ी हार रही है। रीजन था कि बड़ी संख्या में 2013 के बाद से हिंदी माध्यम के रिजल्ट नहीं हुए। जो हुए हमारे टाइम पे, जो बच्चे आप सबको पता भी उनके बारे में, जिन बच्चों ने लिखा है, तो उस समय सोशल मीडिया का युग नहीं था, इसलिए हम लोग हाईलाइट हो नहीं पाए। नहीं तो हमारे ही स्टूडेंट आप सबको उन्होंने क्लास भी ली है। प्रमोद को 162 नंबर एक बार मिला, 156 नंबर एक बार मिला। अगर एक बार मिलता तो भी मैं मान लेता कि चलो एक बार मिला, दो बार 155 प्लस मार्क्स मिलना। और ऐसे बहुत से बच्चों के नंबर लिखे जो सिलेक्टेड हैं, जो नहीं भी सिलेक्ट थे उनके भी अच्छे मार्क्स थे। तो उस समय सोशल मीडिया नहीं था उतना, हम लोगों को कुछ प्रसिद्धि नहीं मिली। और जब से सोशल मीडिया है तब से रिजल्ट जो है हम लोग
जहां जहां काम करे वो लोग रिजल्ट को अपने ढंग से छापते रहे, तो उसमें ये सब बाय फॉरगेट नहीं हुआ कौन क्या कहां कैसे पढ़ा, तो वो एक पूरा मिस हुआ और इस बीच रिजल्ट ही नहीं हो रहे। सबसे बड़ी समस्या ये होगी, मेरे जो बच्चे सबसे ज्यादा संख्या में हैं तो रिजल्ट ही नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हो रही कि कैसे क्या किया जाए। इसीलिए प्रीलिम्स के लिए एक महाअभियान शुरू कर रहा हूं। तो ये हो गया, आप देख सकते हैं, और क्लास का पैटर्न यही होगा, थीम पर हम लोग काम करेंगे। और सेम इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, हर एक साल की थीम, जैसे 2023 थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिंग अनलेस देयर इज एन अपोजिशन टीम। आप सबको पता, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन है, थीम आप देखिए। मतलब क्या कह रहा है, थिंकिंग एक गेम की तरह, थिंकिंग पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। थिंकिंग क्या है, एक इट्स लाइक अ गेम। गेम मतलब जैसे क्रिकेट, जैसे फुटबॉल, जैसे कोई सा भी गेम। थिंकिंग लाइक अ गेम, यानी थिंकिंग तभी शुरू होगी जब कोई अपोजिशन होगा। जैसे अभी अपोजिशन पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान पर हमने स्वाभाविक रूप से अच्छा प्रहार किया, लेकिन भारत को यह समझ में आया कि हमारी ब्रह्मोस जो मिसाइलें वो हमारे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब भारत ने जैसे ही पता चला, वैसे ही लखनऊ में यूपी ब्रह्मोस मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन कर दिया, यानी इनॉग्रेशन कर दिया कि नहीं कर दिया। तो ये टेस्टिंग फैसिलिटी हमारे सामने आ गई बहुत तेजी के साथ। वाई? बिकॉज ऑफ द कि एक अपोजिशन था पाकिस्तान। तो ये हर एक सेगमेंट के लिए आएगा, तो इस प्रकार की सोच डेवलप करनी है। सभी भटकने वाले गुम नहीं होते, नॉट ऑल हु वांडर आर लॉस्ट। वास्को डी गामा भटक गया, लेकिन उसने अमेरिका खोज दिया। अब जितने इन्वेंशन, इनोवेशन, जितने भी संत महात्मा जो जंगलों में गए, ग्रेगर जॉन मेंडल, या जितने भी, अब ये आप देख रहे हो, लग रहा फिलोसफिकल, लेकिन इसमें पूरा विज्ञान आ रहा है। एक सोसाइटी जहां पर ज्यादा जस्टिस होता है उसको दान की जरूरत नहीं पड़ती, यानी सोशल जस्टिस पर लिखना आपको। अब आपको अगर मैं कहूं यह ऐसे इंस्पायर है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल से, तो आप कहेंगे है पता नहीं सर, इंस्पायर है कि नहीं। अरे भाई, इसीलिए a society that has more justice is a society that needs less charity। ये इसीलिए, यानी इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, क्योंकि हमारे यहाँ इनजस्टिस बहुत था, चाहे सोसाइटी हो, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे इकोनॉमिक सिस्टम हो। तब हमने प्रियम्बल अपनाया, जहां पर हमने दिया ऑल राइट्स फॉर एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जो नहीं है उनको भी हमने कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए। तो ये सारे मेरे बच्चों डीपली फिलोसफिकल है। आपको एक बार तो लगेगा कि मैं समझ पा रहा हूं, लेकिन जब 1000 to 1200 में आप जाने वाले हैं, देन एक बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा। क्यों इश्यू हो जाएगा? आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि जब हम कोई ऐसे लिखते हैं मेरे बच्चे, तो ऐसे और जीएस में बिल्कुल एक अलग अप्रोच होनी चाहिए। किसमें जीएस और एसे में बिल्कुल अलग अलग अप्रोच होनी चाहिए लिखने की। अभी आगे हम लोग उस पर बातचीत करेंगे। आपको अच्छे से पता है कि जीएस से बिल्कुल अलग है। जीएस फॉर्मल होता है और एसे इनफॉर्मल होता है। ये मैंने आप लोगों को बहुत पहले से सिखा रखा है। एसे क्या होता है? इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल इनफॉर्मल आपको पता है, यानी फॉर्मल का मतलब ऑर्गेनाइज्ड, इनफॉर्मल का मतलब है अनऑर्गेनाइज्ड। इनफॉर्मल का मतलब एक टच। अब इसको इकोनॉमी से मत जोड़िएगा, एक टच। आइए हम देखें, इस प्रकार हमने देखा 10 बिकॉज ऑफ दिस आई वुड लाइक टू से, अपने विचार दबा करके। यह आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है।
इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, जैसे जीएस का भी इंट्रोडक्शन लिखते हैं, आप कहेंगे सर हम तो जीएस का भी लिखते हैं। मेरे बच्चे, जीएस के इंट्रोडक्शन में आप क्वेश्चन की डिमांड को जस्ट ओपन कर देते हैं 1 to 2 स्टेंजा में, 1 से 2 पंक्तियों में। लेकिन एसे में, इंट्रोडक्शन में जो भी सब्जेक्ट होता है एसे का, सब्जेक्ट ऑफ एसे, उस सब्जेक्ट को आप मेरे प्यारे बच्चों क्या करते हैं, उस विषय को आप क्या करते हैं, जो भी उसके एलिमेंट्स आप डिस्कस करना चाहते हैं, उस सब आप यहां पर इंट्रो में ही बता देते हैं। और फिर बॉडी में क्या करते हैं, बॉडी में इसी एक एक पॉइंट को आप एलोबरेट करते हैं। और एलोबरेट कैसे करते हैं, विद एग्जांपल्स। अब एग्जांपल्स में एंशिएंट, मेडुअल, मॉडर्न के जो भी हिस्टोरिकल एग्जांपल्स हैं, या फिर आज के समय की रिपोर्ट है, पीछे के समय के इंडेक्सेस हैं, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, आप अपनी बात को जो जैसा फिट बैठे, ठीक है ना, जो जैसा फिट बैठे आप वो करते चले जाते हैं। फिर इस बात को कहते हैं, फिर उसके बाद दूसरी बात को कहते हैं, और कहते समय इन दोनों में एक लिंक रखते हैं कि जैसे आपने ऊपर जो लिखा तो आप लिखेंगे जैसा कि हमने देखा। अब जो आपने यहां पर लिखा था उसको एक शॉर्ट सी समरी, इस सिनेरियो में, इस परिदृश्य में अब हमें कुछ और भी देखने की जरूरत है, और फिर दूसरा पॉइंट, और फिर ऐसे ही तीसरा, दोनों के बीच का रिलेशन, फिर ऐसे ही चौथा, दोनों के बीच में एक रिलेशन, ऐसे ही ऐसे ऐसे ऐसे, और सबके बीच में एक रिलेशन, और फिर उसके बाद एक कंक्लूजन, निष्कर्ष। ये अब कंक्लूजन क्या होगा, जो आपने यहां लिखा। 10 इस प्रकार समग्रता हमने ये देखा, जो जो आपने डिस्कस किया 4 से 5 6 पंक्तियों में आपने उसको लिख दिया। और फिर उसके बाद आपने अपना इनोवेटिव आइडिया, क्योंकि अगर आप आईएएस बनने जा रहे हैं, सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, तो आपके अंदर इनोवेशन होना चाहिए, तो आप अपना इनोवेटिव आइडिया पैदा कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, इनोवेटिव आइडिया। अब अगर कोई प्रॉब्लम आपने यहां डिस्कस की है, जैसे वुमेन इंपावरमेंट लिख रहे हैं, तो वुमेन के सामने चैलेंजेस जो आपने लिखे, बहुत सारी बातें, या सोसाइटी के चैलेंजेस, या गवर्नेंस के चैलेंजेस, या साइंस एंड टेक में इंडिया के चैलेंजेस, कुछ भी आप, या एनवायरमेंट के चैलेंजेस, तो यहां इनोवेटिव आइडियाज आप लिखेंगे। कुछ इनोवेटिव आइडियाज हैं जिन पर अगर काम किया जाए तो जो समस्याएं यहां डिस्कस की गई हैं उनका सॉल्यूशन हो सकता है। और फिर ढेर सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये आपने लिखा इनोवेटिव आइडियाज, एग्जामिनर पसंद आए। अब फिर उसके बाद आपने कहा ये इनोवेटिव आइडियाज ही किसी भी संविधान और सरकार, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट का बेस होते हैं। और आप लिखिए कि अगर हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट्स को देखें, कुछ भी, तो हमें यही चीज देखने को मिलती है, उसमें भी यही आदर्श रखे गए हैं। और ये इनोवेटिव आइडियाज, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, आप लिखेंगे। अब यहां पे योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन ने जो 12th प्लान तक काम किया है, उसके बाद इसको हटा दिया गया मोदी जी के आने के बाद, जो है नीति आयोग के जो भी विजन है, वो सारी चीजें आप लिखेंगे। हां, अब कुछ और करने की जरूरत है, जिसका जिक्र ऊपर किया जा चुका है। ये कोई कोटेशन वोटेशन, कविता विता डाल के खत्म कर दीजिए। तो मेरा बच्चा, जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि ये जो 1200 शब्द लिखना है, अब आप सोचिए कि कितना आपको कनेक्टिविटी चाहिए कि नहीं चाहिए, नॉलेज नहीं चाहिए बच्चे। अगर आप रैंक लगाना चाहते हैं, हालांकि किसी को पता नहीं होता उसकी रैंक लगने वाली है, लेकिन फिर भी टारगेट तो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप कुछ ना कुछ पाएंगे। अगर आप रैंक लगाना चाहते हैं तो आपको इतनी भी मिस्टेक करने की गुंजाइश नहीं। एक पैराग्राफ गलत लिखे, 5 नंबर कम हो गया, 5 नंबर से इंटरव्यू कॉल गई, और तब तक आपने फिर पकड़ लिया इससे। लेकिन एक पैरा आपने बिल्कुल ध्यान दिया नहीं, कंसंट्रेशन भंग हुआ, और आपने एक पैराग्राफ कुछ ऐसा लिख दिया जिसका उस ऐसे से कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा होता है। तब फिर हम आप कहते हैं सर हमको इस बार ऐसे में अच्छा नंबर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। क्षणिक, अरे भाई वहां एग्जाम का प्रेशर, सब कुछ क्षणिक मिस्टेक हुई और आपका एक पार्ट निकल गया। तो डीपली फिलोसफिकल और इंट्रो बॉडी कंक्लूजन कैसे जाएंगे आप?
इसका एक सलूशन है, और उसका यही नाम है जो अब मैं ओपन लेक्चर दूंगा। पॉइंट को पकड़िएगा बच्चों। आप जिस तरीके से हिंदू मुझसे पढ़ते हैं, ऐसे सेम उसी पैटर्न पे आप पढ़ने जा रहे हैं, यानी ओपन लेक्चर। जैसे फिलोसफिकल ऐसे जितनी भी नेशनल या हमारे देश के यानी इंडिया और जितने भी फॉरेन के मोरल फिलोसफर्स हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा भी है इथिक्स के यूनिट 5 का, मेरे पास सारी चीजें हैं भी। एक बड़ी अच्छी किताब है बच्चों, और बड़े इत्तेफाक की बात है वो किताब वेद प्रकाश वर्मा सर की है, जो मैंने फिलॉसफी में ग्रेजुएशन करते समय इथिक्स में फिलॉसफी में पढ़ी थी, फंडामेंटल्स ऑफ इथिक्स, यानी इथिक्स के मूल सिद्धांत। अब वो किताब इतनी बढ़िया से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रही है, मैं उसको रोज कर रहा हूं इतना बढ़िया से एआई से कि मैं क्या ही बताऊं। ये जो अभी वाला एआई, पहले वाले जो प्लस से था उससे नहीं हो पा रहा था, जो मैंने अब पूरा सिस्टम डेवलप किया है एआई का, एआई प्रो, तो उससे क्या हो रहा है कि ट्रांसलेट बहुत बढ़िया हो रही है वो किताब, इतना मजा आ रहा है। अब चूंकि किताब मैं कई बार पढ़ चुका हूं, उसी किताब से आप लोगों को मैंने पिछला बैच भी पढ़ा, अगर आपने कंटेंट देखा हो तो केवल हिंदी में थी, बड़ी अच्छी किताब थी, अब वो इंग्लिश में भी हो रही है, और काम काम का ही मैं निकाल रहा हूं, तो इतना मजा आएगा। फिलोसफिकल अप्रोच क्या है, क्यों है, कैसे है, दुनिया कैसे है, जगत कैसे है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, ओशो ने क्या कहा था। देखो अभी नहीं कि ओशो मतलब सब कुछ, ओशो से लेकर के स्वामी रामदेव तक का सबका नेगेटिव होता है, सबका पॉजिटिव होता है, तो हमें नेगेटिव मतलब नहीं, हमें पॉजिटिव वाला लेकर के चलना है। तो बड़ी अच्छी चर्चा करूंगा फिलॉसफी में, ऐसे ही जैसे अभी आपसे बात कर रहा हूं, तो ऐसे ही उसमें कोई कंटेंट में बस केवल कोटेशन होगा उनका, बाकी सबकी फिलॉसफी मुझे याद ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मैंने इतिहास भी मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो सब कुछ पता है, मजा आएगा। तो बहुत कुछ सिखाने जा रहा हूं। जैसे मैं आपको हल्का सा जिक्र कर दूं, फिलोसफिकल ऐसे से ही हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे, और जिनका मेंस है, मेंस एक्सेलरेटर प्रोग्राम में जो बच्चे भागीदार उनको ये क्लास फ्री में मिलेगी जब तक उनका मेंस हो नहीं जाता है, उसके बाद रोक दी जाएगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मेंस एक्सेलरेटर प्रोग्राम में जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनको ये क्लास बिल्कुल मुफ्त में मिलेगी। फाउंडेशन वालों के लिए तो है ही, नहीं तो अलग से सबको ये लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर अब मैंने फिलोसफिकल ऐसे खूब डीप में डिस्कस कर दिया 2 4 5 6 दिन, इसलिए मैंने डेट वेट नहीं लिखा किस दिन, मैंने लिखा लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 ऐसा। तो स्वाभाविक है एक अच्छी समझ आपकी बनेगी। जैसे इंडिया के जितने भी यानी वैदिक है, अब आप खुद सोचो, मैं 1 मिनट आराम से बात करता हूं फिर उठता हूं। आप लोग स्वयं विचार करो कि अगर मैं इंडिया की जितनी भी मोरल फिलॉसफी है उसका जिक्र करूं आपसे, जैसे वैदिक एरा से स्टार्ट करूं, इनफैक्ट इंडस वैली से कर सकते हैं, लेकिन हम वैदिक एरा से अगर लें, वैदिक लिटरेचर, वैदिक रिलीजन आपको समझाऊं। वैदिक बहुत कुछ समझने के लिए बच्चे, जैसे आप ऋग वैदिक, देन फिर लेटर वैदिक, यानी अर्ली वैदिक है लेटर वैदिक। आप देखो लेटर वैदिक से जो हमारी वैदिक एरा में फिलॉसफी बनी, अब वहां पर देखेंगे कॉन्ट्राडिक्शन स्टार्ट हो रहा है, रिजिडनेस आ रही है, बहुत सारी समस्याएं आ रही, फिर उसी वैदिक एरा में ही उपनिषदास आ रहे हैं, यानी फिलॉसफी स्टार्ट हो रही है। फिर उसके बाद उसी उपनिषद, जो भी उपनिषद से उनसे इंस्पायर होकर के कौन आ रहा है? महात्मा बुद्ध आ रहे हैं। इसको समझिएगा, ये मत समझिएगा कि मैं जोड़ रहा हूं, दिस इज द फैक्ट कि उपनिषदों का गहरा इंपैक्ट था महात्मा बुद्ध के ऊपर। कैसे था वो मैं सब सिद्ध करूंगा। ह्यूमैनिटी को उपनिषद ज्यादा महत्व देते थे। उपनिषद यज्ञ टूटी नौकाओं के समान, ऐसा सबसे पहले, यानी जो वैदिक लेटर वैदिक के जो कर्मकांड थे उसका सबसे पहले जो खंडन हुआ है वो वही हुआ है उपनिषदों में। मुंडक सत्यमेव जयते। तो जिस सत्य की बात, अभी मैं केवल 1 2 पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, जब घुसूंगा तो बहुत अच्छे से वो ओपन लेक्चर में करेंगे। तो जिस सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य की बात
महात्मा बुद्ध करते हैं वो सत्या। और जिस यज्ञ, जिस कर्मकांड की निंदा करते हैं उसकी निंदा उपनिषद में हो चुकी थी, तो नींव बनने लगी थी, फाउंडेशन बनने लगा था। फिर आप ये चर्चा हम करेंगे और काफी जाएंगे इसमें, केवल ये नहीं, वैदिक सभी लिटरेचर पर बात करेंगे। वेदास, ब्राह्मणास, वेद क्या है, ब्राह्मण क्या है, संहिताओं में कौन कौन है, क्या क्या किसमें कहा गया, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, ये सारी चीजें आपके साथ चर्चा होंगी। व्हाट इज द वेदांग। आप खुद सोचो कि आज के समय में बीजेपी गवर्नमेंट को शासन करते हुए इतने साल हो चुके हैं, लगभग 15 साल, 12 साल, 13 साल, और आपको पता है कि उनका टेस्ट क्या है, और उनका टेस्ट है इंडिया का कल्चर। अब वो अलग पॉलिटिक्स वाले में मैं नहीं जा रहा हूं, इंडिया का कल्चर सबका है, लेकिन वो एक्सट्रीमली कहते हैं, उनकी आइडियोलॉजी का बेस है। और दक्षिणपंथी जहां भी है उनकी आइडियोलॉजी का बेस अपना, जो अपना है वो अपना है, थोड़ा सा अधिक मात्रा में वो दिखाते हैं। हालांकि कोई भी सत्ता आती है तो देश के लिए ही शासन करते हैं, ऐसा नहीं कि वो देश के विरोध में जाते हैं। आप अगर अपना ऐसे लिख रहे हैं, और एजुकेशन सिस्टम में स्वाभाविक है 10 सालों में सारे सिस्टम में सत्ता पक्ष के लोग ही बैठ जाते हैं, ये फिक्स होता है। हमारे टाइम में वामपंथ का पूरा कंट्रोल था, हमें हमारी अप्रोच वो हुआ करती थी, लिखने की आंसर हमें सिखाया जाता था क्लास में, हमारे सर लोग सिखाते थे। आप सोचो कि आप अगर ये सारी चीजें अपनी कॉपी में लिखते हो जो कि सत्य है, और उसी माइंडसेट के लोग आपकी कॉपी चेक करें, तो आपके मार्क्स पाने के चांसेस ज्यादा बनते हैं कि नहीं बनते? आप विचार कीजिए। रेशनल, तार्किक होकर के, बहस होकर के नहीं, नो, ना किसी पार्टी के हिसाब से, ना किसी संगठन, रेशनल होकर के जो इतिहास में लिखा गया। तो अगर हम हमारे एसेज में अगर हम वेदों का जिक्र करते हैं, वेदांग, और आप क्यों नहीं करेंगे यार? राजा राम मोहन राय जैसे, जो वेस्टर्न एजुकेशन के सबसे बड़े समर्थक थे, पश्चिमी शिक्षा को सबसे ज्यादा सपोर्ट करते थे, आपको पता ही होगा। जब उन्होंने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हिंदुस्तान में स्टार्ट किया ना, सोशियो रिलीजियस, तो उन्होंने भी वेद का ही सहारा लिया, क्योंकि वेद लोगों को समझ में आते थे, वेद के प्रति लोगों की विश्वसनीयता थी। तो उन्होंने वेदों के आधार पर ही तर्क डेवलप किया कि सती प्रथा सही नहीं है, या किसी भी प्रकार का कर्मकांड या मूर्ति पूजा, ये सारी चीजें सही नहीं है। तो जब यार इतने महात्मा लोग जा सकते हैं पास्ट में, तो हम अपनी कॉपी में क्यों नहीं ये सब लिख सकते हैं? लेकिन वही है कि सिखाने वाले लोग नहीं, इस वजह से हम अच्छी खासी प्रीलिम्स में पढ़ाई करने के बाद भी इसका यूज मैं आप सब बच्चों से पूछना चाहता हूं, क्या आप कभी निबंध में कर पाते हैं वेदों का, उपनिषदों का, वेदों का, ब्राह्मण का, उपनिषदों का, वेदांगों का? मुझे बताएं आप, अरण्यकों का। वीरेंद्र कुमार कह रहे हैं सर मुझे यूपीपीसीएस, बेटा मैं यूपीएससी की ही तैयारी बेसिकली कराऊंगा, आप आइए। और यूपीपीसीएस और यूपीएससी में कोई अंतर नहीं, आप पेपर 5 और 6 की गारंटी दे रहा हूं, वो मैं खुद कराऊंगा, ठीक है? लेकिन वो आप पैटर्न यही रहेगा यूपीएससी वाला ही, आप सबको जिसको भी आना है, क्योंकि यार मेंस मेरा है स्ट्रांग, और मैं अब यूपीएससी पर ही थोड़ा ज्यादा फोकस हूं। यूपीपीसीएस का चारों पेपर का सिलेबस सेम है, केवल यूपी स्पेशल अलग है, उसकी क्लासेस भी आपको दे दी जाएंगी, लेकिन फाउंडेशन यही रहे, बिल्कुल इसी पैटर्न पर चले। और अगर आप यूपीएससी की करते हैं तो आपके यूपीपीसीएस निकलने के चांस ज्यादा हो जाएंगे, अगर आप मुझे सही मानते हैं तो, नहीं तो आप स्वतंत्र हैं। खैर, तो जो बातें मैं कहना चाह रहा था आपकी समझ में आया बेटा? मैंने एक प्रश्न पूछा, क्या आप सब ये लिख पा, कभी सोचे कि हमें ये सारे पॉइंट भी लिखना है? क्यों नहीं हम लिख पाते हैं? क्यों नहीं हम जान पाते हैं? फिर इसके बाद महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, और नॉट केवल महावीर और महात्मा बुद्ध, उस समय इन दोनों के साथ साथ और भी हेलियोडोरस विदेशी इंडिया के कल्चर को अपना रहा है। क्या हम उसका जिक्र नहीं कर सकते कि भारतीय संस्कृति कितनी महान, इंडियन कल्चर?
अशोक, अशोक का धम्मा क्या हम लिख नहीं सकते? क्या हम तक्षशिला नहीं लिख सकते? इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम का गढ़ तक्षशिला। और फिर उसके बाद आगे की चीजें। तो कहने का मेरा मतलब है कि फिलोसॉफिकल ऐसे हैं, ये केवल इस रूप में अब की बार मैं नहीं कराऊंगा कि पीवाईक्यू करा करके और सॉल्व करा दूं। नहीं, इस बार ओपन लेक्चर होंगे, आपको सुनना है और आपको अपनी कॉपी में जो आपको सही लगेगा वो लिखना है। ठीक है? हिट पॉइंट्स मैं सारे आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप हर जगह देखिए, पोएट आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। क्या मस्त बात है। पोएट कभी संसार के अनधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। अनएक्नॉलेज्ड और अनधिकृत, ये हिंदी में गलत है। अनधिकृत अनऑथराइज्ड होता है। आप एक बार चेक करिएगा कि आपने गैर कानूनी ढंग से कोई जमीन कब्जा कर ली, उसे बोलते हैं अनधिकृत। अनएक्नॉलेज्ड का मतलब होता है कि गैर मान्य, यानी आपको माना नहीं गया लेकिन आप ही ने कानून बनाया। तो इस निबंध की थीम क्या है? इस निबंध की थीम है जो ये लिखा हुआ है, पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि जैसे कबीर, कबीर क्या कहते हैं? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो कबीर क्या कह रहे हैं? पोएट हैं वो, हमें उस प्रकार के मूल्य दे रहे हैं जिन्हें हम नियमों के समान मानते हैं। वो हमें ऐसा वैल्यूज हमारे अंदर इनकलकेट कर रहे हैं जो हमारे लिए रूल्स का काम करते हैं कि कोई भी गलत करते समय हमारे दिमाग में यह बात आती है। यानी उन्होंने ही हमें सिखाया कि गुरु का दर्जा सबसे बड़ा है। किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप जाएंगे तो उसमें एडमिशन लेते हैं तो क्या कहा जाता है? गुरु का रिस्पेक्ट करना। अगर उसका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन माना जाएगा और आपको वहां से हटाया जा सकता है। आप किसी का भी एडमिशन प्रोसेस, अगर कि आपकी कोई भी ऐसी एक्टिविटी आपको ऐसा करा सकती है। तो ऐसा कबीर ने कहा नहीं कि एक दिन ऐसे बनाना, लेकिन उन्होंने वो वैल्यू डेवलप किया कि लोग करते ही नहीं। और जो करता है आप समझ सकते हो, फ्रस्ट्रेटेड इंसान, उससे तो सबसे पहले आपको कट लेना चाहिए। जीवन का नियम है बेटे, जीवन आपका है, आप उसके ड्राइवर है। कोई आपके जीवन को बिना आप उसको जाने बिना सुने बिना कैसे आपकी लाइफ पर वो अपना कंट्रोल कर सकता है? सेकंड भी मत दो। जीवन है आपका, सीमित है। अगर इतना भी कंट्रोल किसी को दिए तो आप गए। बाद में जीवन एक ही बार, ये शुरू में नहीं समझ में आता, 20, 25, 30 में, जब आप 40, 45 के ऊपर पहुंचने लगते हैं देन समझ में आता है। सक्सेसफुल हो गए तब। इसीलिए आप देखो कि सक्सेसफुल लोग, आप फोन करके देखिए, कोई किसी दुनिया के बड़े लोगों में से किसी, धोनी फोन ही नहीं रखते हैं। आप सोचिए, हर्षा भोगले और धोनी में कुछ टकराहट हुई, माही में और हर्षा भोगले में। ऐसा मीडिया के थ्रू जो हम लोग भी जान पाए, आप लोग भी कुछ जान। हर्षा भोगले क्रिकेट के एक बड़े कमेंटेटर रहे स्टार्टिंग से, हम लोग बचपन से ही उनको देख रहे हैं। कमेंट्री मतलब हम लोग हर्षा भोगले ही जानते थे। तो अभी मैं उनका एक पॉडकास्ट देख रहा था, हर्षा भोगले का। उसमें वो ये कह रहे थे कि मतलब उनसे जिनके पॉडकास्ट में थे, उन्होंने पूछा कि क्या आपसे इस पर धोनी से बात हुई? तो उन्होंने ये बात बोली कि नहीं, उनसे तो कनेक्ट करना ही मुश्किल है क्योंकि वो तो फोन ही नहीं रखते। तो समझ गए ना क्यों नहीं रखते? क्योंकि उनको पता है जीवन का मोल और मूल्य दोनों। क्यों हम किसी की बकवास सुने? सिंपल सी बात है। हम सही हैं, हम सीना ठोक के कहेंगे हम भाई सही है, हमने अच्छा किया है देश के लिए। अब जिसको जो एनालिसिस करना हो करता रहे। यही लाइफ स्टाइल आपको भी अपनानी पड़ेगी, देन आप धोनी की तरह अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना पाएंगे। या समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप लोग किसी एक छोटी, कोई आपको मैसेज कर दिया, आप अरे अच्छा ऐसा, अरे क्या मतलब, कौन है वो? सोशल मीडिया के इस युग में कौन है वो? जबकि कहा जाता सोशल मीडिया इनहेरेंटली सेल्फिश मीडियम। साफ मैं नहीं कह रहा हूं, वही कह रहा, यूपीएससी कह रहा। मिस इंफॉर्मेशन, डिस इंफॉर्मेशन, फेक। आप सब यार अपने आप को ना, ये सब आपको निबंध में लिखना है जो मैं बोल रहा हूं। सोशल मीडिया
इसलिए अपने आप को, तो मैं क्या कह रहा था, पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड, यानी जैसे राम राज्य की बात आप करते हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो राम राज्य की बात को आगे बढ़ाते हैं। राम राज्य, तुलसीदास, ऐसा राज्य जहां, ऐसा स्टेट, वो ऐसी कल्पना करते हैं मानस में, अपने ग्रंथ में, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, यानी एक ऐसा राज्य होगा राम राज्य जहां न कोई दुखी, यानी कोई गरीब वंचित नहीं होगा, प्रोसेस ऑफ डिप्रीवेशन वहां नहीं होगा। तो आप मुझे बताएं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बेस पर, फंडामेंटल राइट के बेस पर जो 6 to 14 ईयर के लिए लॉ बना है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे निःशुल्क शिक्षा कानून, तो क्या इस कानून में उनकी वह बात शामिल है कि नहीं, हमें राम राज्य बनाना है जहां कोई दुखी दरिद्र ना हो। दुखी दरिद्र तभी नहीं होगा जब उसे बेहतर एजुकेशन मिलेगा, और सबको मिलना चाहिए, इसलिए प्राइमरी एजुकेशन हिंदुस्तान में कानूनन और मौलिक अधिकार के साथ मुफ्त किया गया है। बहुत सी बातें हैं, इस पर हम लोग विस्तार से करेंगे। यानी अनएक्नॉलेज्ड, यानी हम उनको विधि निर्माता के रूप में मानते नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी कविताओं से, अपने लिटरेचर से, नॉट ओनली हिंदी, किसी भी लैंग्वेज के, अब आप सोचो इस गहराई में उतरने के लिए आपको कितना जानना होगा, कितना समझना होगा। तो इसके लिए ओपन लेक्चर्स की जरूरत है, जो मैं, अब ये मत समझिएगा केवल ऐसे, जैसे मान लीजिए कि कल परसों मेरा मन किया कि यार अब आज चलो मैं महात्मा बुद्ध पे एक ओपन लेक्चर करूं, तो ऐसे आके खड़ा हो जाऊंगा, ओपन लेक्चर करूंगा, आपने सुनना, सबने क्लास में रहना। ये असली टीचिंग है बेटा। ज्यादा कंटेंट वाली टीचिंग भी नुकसान कर रही है, क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चन सोचने वाले आ रहे हैं और किसी ने आपके दिमाग को सोचवाया नहीं। आपकी डिमांड होती है कोर्स हो जाना चाहिए, यूनिट में जो लिखा वो हो जाना चाहिए, तो आदमी उसी को पूरा कराने में व्यस्त रहता है, लेकिन दिमाग की सोच तब बढ़ेगी। अब देखिए, ये उन बच्चों पे लागू नहीं होता जिनका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग, जिनका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अभी जैसे एक बच्चा, अभी फोन आया था, वो आईआईटी आईएम दोनों है। अब अभी नहीं, मैं पीछे चला गया तो फोन ही आया था। अब वो लोग मिलना चाह रहे हैं, तो उनका यह है कि हम जॉब के साथ कैसे इसे कंप्लीट कर पाएंगे। अब आईटी में आईएम में, तो मैंने कहा नहीं आप तो आओ, फिर हम लोग प्लान कर लेते हैं। तो कहने का मतलब, अब जो इस टाइप के बच्चे आ रहे हैं जो आईटी भी आईएम है, तो उनको कहीं ना कहीं से ये एक माइंड में सेट होता है कि यार हमने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाला, तरीका ये है। अब अगर किसी ने यूपीएससी को बहुत इजीली उन्हें समझा भर दिया, ध्यान से समझिएगा, केवल समझा भर दिया कि यार इसमें ये गेम है, ऑप्शनलिटी जैसे एंड सो ऑन ये, तो कहेगा अरे यार ये तो बड़ा गजब। फिर वो अपना इधर जो उसने आईआईटी आईआईएम में जो भी इस्तेमाल किया बुद्धि, वो इसमें भी बुद्धि इस्तेमाल करेगा। एक मेंटर की बुद्धि होगी, एक बुद्धि उसकी होगी, दोनों बुद्धि मिली, कहानी पलट गई। और मैं कल बताऊंगा, अभी आज अगर शाम को मीटिंग होगी उन लोगों के साथ, तो आपको बताऊंगा अभी किस आईआईटी से हैं, किस आईआईएम से। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि हमें अपनी परिस्थिति, अपनी सिचुएशन, हम कहां खड़े एजुकेशन बैकग्राउंड पे, उसको सोच करके और फिर हमें मेहनत करनी है। और परिवार वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, पैर पकड़िए। मैं बड़ा, चूंकि हमारे हिंदी माध्यम के मैक्सिमम बच्चे हैं गरीब बैकग्राउंड से हैं, आप पैर पकड़ लीजिए। मैं फीस पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब जैसे आपको घर में सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, काम करना पड़ रहा, पैर पकड़िए, मुझे 1 साल और दीजिए। और जैसे ही टाइम मिले अपनी हॉबी में, क्योंकि लड़कियां ऑनलाइन क्लास में अधिक होती हैं, लड़के जो ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं वो इसमें एडमिशन लेते हैं, या जो जॉब में या बेचारे बहुत दूर के हैं, आर्थिक रूप से कमजोर, वो भी, दोनों के लिए लड़कियां अपनी सास का पैर दबाना स्टार्ट करें। मैं ये पहले भी बता चुका हूं, पसंद है नहीं पसंद है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चापलूसी समझे तो भी। मेरे बच्चे शेर शाह में शेर और लोमड़ी दोनों के गुण थे। ये इतिहास में हिस्ट्री ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछा गया, उसके अंदर लायन वाला कैरेक्टर भी था, फॉक्स वाला कैरेक्टर भी था। लेकिन हम क्या करते हैं, पढ़ करके भूल जाते हैं, या कोई हमें सिखाता नहीं है, तो लायन भी बनी बट फॉक्स भी बनी अपनी फैमिली में। मैं अब सोचिए, यहां पर आपको लग सकता है कि सर, लेकिन इस क्वेश्चन की भावना को समझिएगा। उसमें भावना यही है, अगर आपने सोचा है तो जो आपके विपरीत है आप उनको तैयार कीजिए, उनको रेडी करिए, उनके पैर पकड़ लीजिए। पैर पकड़ना अपने घर वालों का, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा सौभाग्य कुछ होता हो। दिस इज द ब्लेसिंग
और मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, हम सब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, काबा, हर जगह जाते हैं और जाना चाहिए, सबका अपना अधिकार है। लेकिन मुझे तो लगता है, जो पर्सनल मेरा अपना मानना है, कि आज जिसने अपने घर वालों के चरणों में अपना स्थान बनाया, उससे बड़ा मंदिर कोई नहीं। माता पिता, आपके सास ससुर, जो भी हो, आपके जो भी चाचा मामा ताऊ। अब आप कहेंगे कि नहीं सर, उनका तो हमारे यहां से झगड़ा चल रहा है, प्रॉपर्टी का विवाद है। वो विवाद चलने दीजिए, प्रॉपर्टी का विवाद चलने दीजिए, कोई इश्यू नहीं, वो चलता रहेगा। लेकिन आपके इस एक्ट से शायद और चीजें बेहतर हो जाए। अपनी लाइफ में यार पॉजिटिविटी ढूंढिए, नेगेटिविटी देने के लिए ठीक है ना, हर जगह लोग खड़े, बस में आप जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, भीड़ है, अब आपका ये किसी के साथ सट रहा है, तो उधर वाला कहते हैं यार थोड़ा इधर चलो, अब आप गुस्सा आएगा, आप देखेंगे, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर जगह पे लोग खड़े, लेकिन आपको क्या करना है। तो मेरा तो अपना ये मानना है कि आप मनाइए सबको, अपने आसपास के लोगों को, कि सर 1 साल और दीजिए, हो सकता है 1 साल के बाद भी आप फेल हो जाए, फिर आप बैठ करके इत्मीनान से माफी मांगते अपनी बात समझाइए कि मैंने कोशिश की, मैं असफल रहा, असफल रही। आप ऐसा करेंगे तो चीजें आपके हाथ में आएंगी बच्चे। हैंड्स दैट रॉक्स द क्रेडल रूल द वर्ल्ड। हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल द वर्ल्ड। पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। तो ये मैं पालना झुला रहा हूं आप लोगों का, कि जिससे आप अपने सपने पूरे कर सके। अपने पेरेंट्स को मनाइए, उनको, उनसे बातें कीजिए। मुझे पता है बुरा मानेंगे, 1 बार 2 बार डांटेंगे, फिर लगना, फिर लगना, फिर लगना, फिर लगना। मेरे पिताजी चाहते थे मैं पीसीएस की तैयारी करूं। मेरे मामा जी भी कुछ दिन पहले ही मुझसे बात करे तो कह रहे थे कि पापा, तुम्हारे हाथ थे जब तुमने पीसीएस की तैयारी ना करने का संकल्प लिया। और ऐसा नहीं कि मैंने ना करने का संकल्प किया, पिताजी के कहने के अनुसार जब आईएएस का अटेम्प्ट खत्म हुआ तो उस समय यूपीपीसीएस का जो पैटर्न था बहुत लेट लतीफ था, और मेंस में टिक मार का होता था, और उसमें 66 मार्क्स का मैथ आता था, जो मेरा महावीक था। और वहां सेटिंग मीटिंग होती थी वो सब, क्योंकि मैं दिल्ली में ही रहा हूं शुरू से। तो मैंने 2009, 10, 11 तीनों मेंस लिखा बेटे। कोई उस टाइम के होंगे अपने घर में पूछिएगा अगर कोई तैयारी वारी कभी की हो, तीनों मेंस मैंने लिखा, लेकिन चूंकि उनका रिजल्ट ही नहीं आ रहा था, और उस समय हिंदी साहित्य स्केलिंग में पिटा हुआ विषय था, स्केलिंग आप समझ रहे हैं। तो फिर मैंने रिजल्ट तक नहीं देखा, क्या कॉल हुई नहीं हुई, फिर मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया 2012 से। 2012 में दिसंबर में मेरी पत्रिका आ गई। पत्रिका एक, अब वही होता, हो सकता है कि मैं आगे फिर तैयारी करता, लेकिन पत्रिका हिट हो गई, आते हिट हो गई। फिर मुझे लगा, और सीनियर लोग मुझे पकड़ने लग गए, जो सीनियर स्टूडेंट थे, हम लोग के बैचमेट ही थे, जो मतलब थोड़े अभी उनके अटेम्प्ट बचे थे, सबने कहा कि यार चलो आप ही तैयारी कराओ। फिर धीरे धीरे वो सर, ईश्वर ने ये कर्तव्य लिखा हुआ था। तो ऐसा नहीं है, अब आप पिताजी खुश हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये होता है कि आप मनाइए। मैंने उनको मनाया, हमने कहा पिताजी अब मेरी रुचि इस फील्ड में है, अच्छा लग रहा है मुझे, मजा आ रहा है। क्योंकि जब लोग आपको पसंद करने लगते हैं, लोग का मतलब वो सोशल मीडिया ऑनलाइन, लोग का मतलब जो सीरियस बच्चे जो रिजल्ट कर रहे हो, जिनको इन डेप्थ लेक्चर पसंद हो, जैसा मैं करता हूं, सुबह से पढ़ा रहा हूं, आप लोग चिपके हुए, एक भी बच्चा कम नहीं हुआ क्लास में। और ये आपने देखा होगा कि मैंने कभी भी एनसीईआरटी में पढ़ाया तो भी उतने ही बच्चे रहे, रिटेंशन खूब अच्छा है, बच्चे आते हैं तो फिर आ ही जाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब, फिर मुझे इसमें मजा आने लगा, उनको भी लगा कि यार ये तो, वो मुझे कभी कभी मेरी वाइफ बताती थी कि ऐसे पीछे से ऐसे मुड़ के देखते थे कि यार ये सुबह शाम लाइव कैसे रहता, 12-12 घंटे, वो भी टीचर ही रहे। तो उनको लगता है 12-12 घंटे, जैसा मैंने, जब मैं मैराथन क्लास लेता था, आपको पता है, वो भी ट्रेंड 12-12 घंटे का मैंने स्टार्ट किया है यूट्यूब पे। इकोनॉमिक सर्वे से याद करिए, 4-4 घंटे के 3 सेशन। तो ठीक है, हो गया। तो ऐसा नहीं कोई सर्विस खराब होती, कोई छोटी कोई बड़ी, या कोई व्यक्ति कोई, आपको यार लाइफ को ना मैनेज करना आना चाहिए बस। मैनेजमेंट, पैसे कम है तो कम में चलना है, ज्यादा है तो ज्यादा में चलना, एंजॉय करना है। अब ऐसा नहीं है कि, तो जैसे आपकी स्थिति हो आप उसी हिसाब से अपने आप को मैनेज, इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट। और जिसके पास मैनेजमेंट है वही इस लाइफ में सक्सेसफुल। इसीलिए बी नारायण मूर्ति साहब ने बहुत समय पहले एक आर्टिकल लिखा था, मैं अक्सर आप लोगों को जिक्र करता हूं, हिंदू में आया था, कि आईएएस, इंडियन
एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का नाम बदल करके आईएमएस इंडियन मैनेजमेंट सर्विसेज रख देना चाहिए। व्हाई? बिकॉज ऑफ कि मैनेजमेंट सर्विसेज मतलब भाई उनको जिले में सबको मैनेज ही तो करना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग उनकी ट्रेनिंग हो कि कैसे मैनेज करना, भीड़ को कैसे मैनेज करना, पॉलिटिशियंस को कैसे मैनेज करना, कम्युनलिज्म का स्थिति है उसको कैसे मैनेज करना, रीजनलिज्म का कैसे करना, नक्सलिज्म को कैसे मैनेज करना। ठीक है, विवेक कह रहा है कभी कभी रिकॉर्डेड क्लास लेने पे भी कमेंट कर देता हूं सर, इतना खो जाते हैं लेक्चर में। हाँ ये तो है बेटा, खो तो मैं जाता हूं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। इस हिसाब से पोएट्स हो गया, फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक, ये सब मैंने आपको, यानी वन कैसे इकोनॉमी के बेस होते हैं, वन करा वन, जंगल जंगल इकोनॉमी का बेस होते हैं, यानी रिसोर्सेस। और ये प्रश्न क्यों पूछा गया मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई बच्चा बताए मुझे। फॉरेस्ट आर द बेस्ट स्टडीज, बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सेलेंस, यानी अगर इकोनॉमिक एक्सेलेंस लेना है जिसमें जीडीपी भी हो, डेवलपमेंट भी हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ये इस प्रश्न की थीम, तो फॉरेस्ट बेस है। क्यों पूछ रहा है? क्योंकि उसे पता है कि यही डीएम आज के 20 साल के बाद जाकर के पॉलिसी मेकर बनेगा, और जब पॉलिसी मेकर बनेगा तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या और गहरी हो चुकी होगी। ऐसे में अगर ये अभी से सीख के जाएगा कि वन से इकोनॉमी बढ़ेगी तो ये वन लगवाएगा, वन कटने नहीं देगा, अगर कटेगा तो उसकी जगह लगेगा भी। ये समझेगा कि व्हाट इज द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन पृथक्करण क्या, ये समझेगा कार्बन क्रेडिट क्या। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बजा, तो ये फ्यूजन ऑफ आर्ट प्लस इकोनॉमिक्स प्लस इकोलॉजी तीनों को मिक्स कर दिया। आर्ट भी है, इकोनॉमिक्स भी है, इकोलॉजी भी है। 2021 कि भैया जो अब सेल्फ डिस्कवरी अब हम टेक्नोलॉजी से आउटसोर्स कर रहे हैं, यानी हम काम नहीं कर रहे हैं, सारे काम हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करा ले रहे हैं, या हम एसी ऑन नहीं कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी से बस इतना बोल दे रहे हैं। आजकल तो सिस्टम आ गया है कि आपकी बॉडी के हिसाब से सब कुछ हो रहा है। तो कैसे हमने अपनी थिंकिंग प्रोसेस को टेक्नोलॉजी को सौंप दी है। अब क्यों ऐसा प्रश्न पूछ रहा है? क्योंकि ऐसा जमाना 2021 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बिग लेवल पर चर्चा स्टार्ट हो गई थी। कृत्रिम बुद्धि, यानी हमारे जैसी एक बुद्धि वाला एक मशीन, एक टूल। तो यूपीएससी ने कहा बेटा जरा थिंकिंग करो इस पे। तो इसका मतलब है कि जब मैं एआई पर चर्चा करूं तो केवल फैक्ट्स पर नहीं, उसकी फिलॉसफी पे जाऊं, तब जाकर के आप उस ऐसा कोई भी सिमिलर सब्जेक्ट आएगा तो उसको टैकल कर पाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आता है फिलॉसफी ऑफ वांटलेसनेस इज यूटोपियन व्हाइल मटेरियलिज्म इज अ चैमेरा, यानी एथिकल एस्पेक्ट्स इसमें ज्यादा है। अब बताओ, इच्छा रहित होने का दर्शन काल्पनिक आदर्श है जबकि भौतिकता माया है। माया, कबीरदास इसी माया के बारे में लिखे। माया मतलब बाजार, मार्केट। भौतिकता आप सबको पता है कि यानी जो भी हम मटेरियल चीजें चाहते हैं, रोटी कपड़ा मकान के बाद की जो भी हमारी नीड होती है वो सब क्या है? भौतिकता है। यानी छत हो गई, खाना हो गया। लेकिन अब हमें क्या चाहिए? अब हमें लग्जरी चाहिए। तो जैसे ही हम लग्जरी में जाते हैं, लिख रहा वो माया है। तो भौतिकता क्या है? माया है। आप इसके भाई माया कैसे भौतिकता? आपने कहा कि अब हम एक बाइक खरीदेंगे, ये बाइक है 5 लाख रुपीस की। आपने सोचा कि मैं तो हो गया भाई, लग्जरी खरीद लिया। तब तक आप ही के सामने कोई आया, उसने 10 लाख की बाइक खरीद रखी है। या आप कभी कोई सामान खरीदने जाइए, कुछ भी, फ्रिज खरीदने जाइए, आप एक खरीद रहे हो, 5 रेट और बताएगा कि इसकी क्वालिटी ये है, ये 5 स्टार है, ये स्टार, ये स्टार है। तो ये कहने का मतलब जब हम अपनी संतुष्टि से आगे बढ़ते हैं वो सब माया है। अब ये भौतिकता क्या है, माया क्या है, इच्छा रहित होने का दर्शन क्या है, यूटोपिया का क्या मतलब होता? अगर ये सारी चीजें आपने इस निबंध के बेस पे नहीं, यानी फिलोसॉफिकल ऐसे पर 2-4-5 दिन लेक्चर हो,
फिलोसफिकल विषयों पर क्या क्या सोचना है, दर्शन क्या, इनफैक्ट दर्शन क्या, अगर मैंने ये आपको सिखा दिया कि व्हाट इज द फिलॉसफी, आप विश्वास करें उसके बाद से ये चीजें आपको और सरल लगने लगेंगी। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि मेरे बच्चों बहुत ज्यादा गहराई की जरूरत है अगर एक्चुअल में आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। इसीलिए देख सकते हैं शक्ति दुबे को पहली रैंक लगाने में 5वां अटेम्प्ट, 3 बार प्री नहीं, चौथी बार इंटरव्यू में फेल और 5वें में। यानी हम लोगों की स्थिति होती जैसे हमारे टाइम पे 4 ही अटेम्प्ट थे तो शायद वो हमारी तरह ही आईएएस ना बन पाती, इंटरव्यू देकर के फेल की कैटेगरी में होते। लेकिन ऑब्वियस जब अटेम्प्ट अधिक हैं तो एक चांस मिल जाता। हमारे टाइम बेटा 4 ही अटेम्प्ट था मेरे पास। ठीक है, कंक्लूजन फ्रॉम एनालिसिस। तो क्या एनालिसिस जो यहां लिखा है आप सबको समझ में आ रहा है? भाई एनालिसिस यही है कि डेप्थ में थिंकिंग आपकी होनी चाहिए, जो भी आप लिख रहे हैं एक्सप्रेस कर रहे हैं फैक्ट कॉन्सेप्ट उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। इसके अलावा इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन होना चाहिए जिसे मैं आईक्यू आईपी कहता हूं, यानी हर चीज एक दूसरे से जुड़ी, जो मैंने उस डायग्राम में सिखाया था इंट्रो बॉडी कंक्लूजन वाले। और इसके अलावा स्ट्रॉन्ग इनर मोरल कंपास होना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है बच्चे? मजबूत आंतरिक नैतिक दिशा निर्देश, यानी जब आप लिखें तो एग्जामिनर को लगे कि ये स्टूडेंट मोरली बहुत स्ट्रांग है, यानी आपकी कॉपी में आपका विजन ऐसा दिखे कि ये जॉब पाएगा तो बदलेगा नहीं। तो ये हमारा एनालिसिस इससे निकल करके आता है। एक बार आप बताएं क्या आप सब इस चीज से एग्री कर रहे हैं? फटाफट बताएं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, अब आता है यूपीएससी एसे स्ट्रेटजी फॉर डीप फिलोसफिकल टॉपिक्स, यानी जो गहरे दर्शन वाले विषय हैं उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी। हालांकि मैं सब कुछ कर चुका हूं। स्टेज 1, यानी सबसे पहले हमें अंडरस्टैंडिंग द एसे डिमांड्स। तो जितने भी एसे हैं उन सभी एसेस की डिमांड आपके सामने मैं पहले तो रखूंगा। पहले लेक्चर में यही होगा, इस निबंध में ये पूछ रहा है, इस निबंध में ये पूछ रहा है, इस निबंध में ये पूछ रहा है, इस निबंध में ये पूछ रहा है। जब आपको 10 15 20 ऐसे मैंने करा दिया और बहुत आए हुए फिलोसफिकल ओल्ड भी, देन आपको एक पिक्चर क्लियर होगी कि किस प्रकार का लेक्चर चाहिए। देन जब मैं लेक्चर दूंगा देन आपको उस पर बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो हमें डिमांड, और इसके लिए हमें कुछ प्रश्न अपने आप से पूछने होंगे। आप खुद से पूछेंगे, मैं भी पूछूंगा। मूल दार्शनिक अंतर्दृष्टि क्या, यानी इसका मतलब इस निबंध की इनसाइट क्या, फिलोसफिकल इनसाइट क्या, छुपी हुई क्या चीज है जिसके बारे में एग्जामिनर हमसे जानना चाह रहा। और जब हमें पता लग गया कि छुपी हुई चीज क्या है, तो इस छुपी हुई चीज का एथिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल या टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन क्या, वही जो मैं बताता हूं व्यवस्था। यानी इस निबंध को जिसको आपने पहचान लिया मूल आंतरिक दृष्टि, तो अब इसका नैतिक पक्ष क्या है, इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या है, इसका समाजशास्त्रीय पक्ष क्या है, इसका पर्यावरणीय पक्ष क्या है, इसका तकनीकी पक्ष क्या है मेरे प्यारे बच्चों। और फिर देखो कितना बढ़िया है, मैंने यहां क्या लिखा था, इंटरडिसिप्लिन अप्रोच होनी चाहिए, यानी कनेक्शन। और कनेक्शन कैसे बनाया गया है इस बात को गौर करिएगा, तब आपको मजा आएगा, जिससे कि हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड लगे या ना लगे। सुनील सर आए ज्ञान देके चले गए, फिर तो आप बेकार हैं और मैं उससे भी बेकार। विच थिंकर्स एनालॉजीज एंड रियल वर्ल्ड इंप्लीकेशंस अलाइन, यानी ये जो आपने फिलोसॉफिकल इंसाइट ढूंढ ली है जिसके इतने एंगल हैं, तो कौन कौन सी घटनाएं हैं, कौन कौन से विचारक हैं इस पूरे विश्व में, कौन कौन से विचारक हैं, कौन कौन सी घटनाएं हैं जो इस विचार के साथ मैच करती हैं, जिसे मैं हिंदू में प्रतिदिन आईक्यूआईपी के रूप में आपको सिखाता हूं। यह पॉइंट समझ पाए कि नहीं? यानी वही चीज है, बस उसको एक नए शब्दावली के द्वारा मैंने आपके समक्ष रखा है कि भाई ये फिलोसॉफिकल ऐसे है, इसकी यह इनसाइट है, यानी इसके अंदर
का विषय ये है, जो यानी इनसाइट मतलब डिमांड, और इस डिमांड के अकॉर्डिंग इसके इतने एस्पेक्ट्स हैं, और फिर इन हर एक एस्पेक्ट्स का, चाहे एथिकल लिख रहे हो, साइकोलॉजिकल लिख रहे हो, समाजशास्त्री लिख रहे हो, या इसको ना लिख रहे हो, सामाजिक लिख रहे हो, राजनीतिक लिख रहे हो, प्रशासनिक लिख रहे हो, तो उसके एग्जाम्पल्स रियल वर्ड से, और कौन कौन से विचारक जो ऐसी बातें कहते रहे। जैसे एजुकेशन पर आप लिख रहे हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, एजुकेशन पर स्वामी विवेकानंद ने कहा, एजुकेशन पर राधा कृष्णन ने, इस प्रकार की चीजें, क्योंकि कनेक्टिविटी बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्टेप होता है निबंध की मांग को समझना, जिस पर हम लोग क्लास में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे बच्चों, ठीक है। यूपीएससी ऐसे स्ट्रेटजी में स्टेज 2 कंटेंट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, कैसे आप कंटेंट को डेवलप करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण। तो आप देख सकते हैं 4D कंटेंट फुल फॉर ईच थीम, ठीक है ना। अब जैसे फिलोसफिकल थॉट हो गया, बुद्धा, गांधी, विवेकानंद, कांट, टैगोर, अरिस्टोटिल, लिंकन, ऐसे बहुत से, ठीक है। प्रत्येक थीम प्रकार के लिए मतलब एक कंटेंट की सामग्री बना ले आप। वो कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वही सारी बातें, वन सभ्यता, हड़प्पा का पतन वनों की कटाई के कारण हुआ था, इस प्रकार की चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर बेटा? अब जैसे एक एग्जांपल से समझाया गया कि अगर हम उस निबंध को लिखना चाहते हैं, हैप्पीनेस इज पाथ, यानी खुशी ही मार्ग है, तो इसके लिए बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग खुशी का मार्ग है, ठीक है। मास्लो विचारक है, उनकी आवश्यकताओं का पदानुक्रम, यह भी आपको सिखाऊंगा। भूटान का जीएनएच यानी सकल राष्ट्रीय खुशी, ठीक है। आज के समय में जो साइकोलॉजी में वेलफेयर के बारे में बात की जाती है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे वन और सभ्यता का लिंक, हड़प्पा का पतन क्यों हुआ, वनों की कटाई के कारण हुआ, आप देख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। इस प्रकार की चीजें आपको इकट्ठा करनी। स्टेज 3 हम ढेर सारा स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर के बिना तो, यानी आपको अच्छे से पता है, सभी निबंध डिटेल में लिखवाए नहीं जा सकते, तो हम लोगों को इस स्ट्रक्चर पर खूब सारा, यानी स्ट्रक्चर मतलब इंट्रो में क्या जाएगा, बॉडी में, ये मैं खूब देने वाला हूं, सोचना नहीं है, ये केवल कह रहा हूं क्योंकि अब तो मेरा दोस्त है ना टेक्नोलॉजी, तो टेंशन नहीं लेनी। तो आप देख सकते हैं, यानी क्या कहा गया, 5C फ्रेमवर्क, कॉन्टेक्स्ट 1C, दूसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा कनेक्शन, तीसरा कॉन्फ्लिक्ट, और फिर कंक्लूजन। यानी कॉन्टेक्स्ट मतलब वही इंट्रो हो गया। अब इंट्रो कैसे होगा, स्टोरी, कोई भी मेटाफर यानी रूपक, कोई भी कोटेशन, सब सिखा चुका हूं। इससे क्या फायदा होगा, यानी आपका एक टोन सेट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट यानी अब डिफाइन करना है थीम को इसी में, ठीक है, विद थिंकर्स एंड एग्जांपल्स, ऑब्वियस है, सिखा चुका हूं आपको। फिर कनेक्शन, 3 से 4 ब्रॉड डायमेंशन उसके खोलने, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, या भी आपने पढ़ा नैतिक, मनोवैज्ञानिक, ठीक है ना। और डाइवर्स फील्ड लिखा हुआ, तो डाइवर्स फील्ड मैंने बता ही दिया कि कोई आप एथिकल ले लीजिए, कोई इन्वायरमेंटल ले लीजिए। फिर इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट, प्रेजेंट काउंटर व्यू चैलेंजेस, यानी कुछ भी लिख रहे हैं तो उसका एक काउंटर व्यू, कि भाई हर चीज के प्रसन्नता ही एकमात्र मार्ग नहीं, कुछ और मार्ग है, ठीक है, या प्रसन्नता का अनुभव लोगों को अलग अलग प्रकार से होता है। तो ये, इससे क्या होगा, आपका एनालिसिस बैलेंस हो जाएगा। फिर कंक्लूजन, आपका पर्सनल विजन प्लस ऑप्टिमिज्म यानी आशावाद, क्या आप में बहुत पॉजिटिविटी, जैसा मैंने अभी दिखाया ना, इनोवेशन वगैरह पर आपको लिखना है, और समाप्त करना है एथिकल नोट पे, इसमें यही बात छुपी हुई। तो ये 5C आप पकड़ लीजिएगा। क्या क्या है 5C बताइए? कॉन्टेक्स्ट, हाँ दीपिका शर्मा, बिल्कुल, सिंगल एसे का कोर्स भी आप परचेज कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट, कॉन्सेप्ट, कनेक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, कंक्लूजन, इसको रटिएगा 5C फ्रेमवर्क। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है 5C फ्रेमवर्क। ये मैंने इसलिए करा था चूंकि अभी तक मैं जो कराता रहा था ना क्वेश्चन वाला फॉर्मेट, तो उसमें क्या होता, आप कुछ पॉइंट भूल जाते थे, कैसे करें कैसे। अभी एक स्ट्रक्चर आ गया, आपको इंट्रो कैसे करनी है, फिर इंट्रो के बाद तुरंत थीम को डिफाइन कर देना, फिर 3-4 पॉइंट वही है, बस इसको केवल नए ढंग से प्रेजेंट कर दिया, जिससे ये नोट्स आपके पास रहेगा, तो ये पीडीएफ आप कभी भूलेंगे नहीं, चूंकि इसी पर फिर प्रैक्टिस भी कराऊंगा।
तो भूमिका में ये सारी बातें आएंगी, फिर बॉडी में इन्हीं को एक एक करके एक्सप्लोर करते चलेंगे। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर हो गया? ये समझ में आया कि नहीं? एक बार सब बच्चे यस नो कुछ भी लिखो यार, जिससे मुझे पता चले। एक बार लिखो भाई फटाफट। हाँ, ये वाला कलर मैंने मना किया था, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो कॉन्टेक्स्ट, कॉन्सेप्ट, कनेक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, कंक्लूजन, ठीक है, कोई बात नहीं। हिंदी में भी वही चीज है, प्रसंग, अवधारणा, संबंध, टकराव और निष्कर्ष। फिर इसके बाद आता है वीकली प्रैक्टिस फॉर्मेट। ये तो जून से अगस्त, जून जुलाई अगस्त 3 महीना है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये कैसे करना है वो अपन लोग इसको, ये तो केवल आप ये समझिएगा एक मुखौटा है। रीजन ये है कि जब मैं पहला लेक्चर ले लूंगा, 2-3 लेक्चर, देन उसके बाद अपन ये वाला सेट करेंगे प्रैक्टिस कब करेंगे, क्योंकि बिना सीखे अगर मैंने कह दिया कि इसी हफ्ते मैं पढ़ा रहा हूं, इसी हफ्ते आप प्रैक्टिस करिए, मैं ऐसे की बात करूं, जीएस की नहीं, जीएस तो डे 1 से करना है, ठीक है ना। तो फिर भी मैंने एक लमसम आपको दिया है। सोमवार गहन अध्ययन, यानी मंडे को क्या होगा, डीप रीडिंग करेंगे, एक फिलोसफिकल आर्टिकल, एक करंट इश्यू। फिर वेडनेसडे एक दिन का गैप होगा, हम एसे की आउटलाइन पर काम करेंगे। हम मतलब आप और हम दोनों। फ्राइडे फुल लेंथ एसे राइटिंग होगी, 90 मीन्स वर्ड काउंट डिसिप्लिन, लेकिन ये बाद में होगा, पहले सिखाऊंगा उसके बाद होगा। तो आप देख सकते हैं 3 दिन आपको ये करना है, 3 दिन एथिक्स करना है, सारी चीजें बनी है। फिर इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, यानी सैंपल बताए कि कैसे कैसे आपको लिखना है। वन सभ्यताओं से पहले आते हैं परिचय, परिभाषा, आयाम, जो तीनों बातें बताई हैं, ठीक है ना, उसी चीज को यहां पर लिखा है। जैसे कैसे आप देख सकते हैं, अगर इसको लिखना हो, फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशन, इंट्रो में क्या लिखेंगे, आदिवासी विजडम, जंगल बचाओ सब कुछ बचा लो। डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट, सिविलाइजेशन डिपेंड्स ऑन इकोलॉजिकल फाउंडेशन, डायमेंशन का हिस्ट्री का एक लेंगे, मेसोपोटामिया हड़प्पा का पतन दिखाएंगे। एनवायरमेंट लेंगे, एंथ्रोपोसीन एंड डिफॉरेस्टेशन। फिलॉसफी लेंगे, नेचर एज, जैसे चिप को बिश्नोई। इकोनॉमिक्स लेंगे, फिर काउंटर व्यू लेंगे, फिर कंक्लूजन। आप देख सकते हैं उसी 5C पर एक प्रैक्टिस आपको हल्की सी बता दी गई है, किस पर, 5C पर ही, जिससे कि आपको वो प्रैक्टिकल लगे। यानी ये जो 5C हमने बताया था, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्सेप्ट, कनेक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, उसी पर आप देख सकते हैं। यह आपके सामने वन सभ्यताओं से पहले हैं। परिचय, आदिवासी ज्ञान क्या कहता है, इसे लिखना, आदिवासी ज्ञान कहता है जंगल बचाओ सब कुछ बचा लो, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझाते हुए क्या लिखना, सभ्यताएं पारिस्थितिक आधार पर निर्भर करती हैं। अब इसको इतिहास के द्वारा सिद्ध करिए कि जैसे ही मेसोपोटामिया और हड़प्पा में वनों की कटाई, इनका पतन हुआ। पर्यावरण, दर्शन, इकोनॉमी, और फिर काउंटर विचार, और फिर निष्कर्ष कि सभ्यताओं को अब नष्ट होने से पहले पुनः वन रोपण करना सीखना होगा। तो ये आपको 5C पर ही सेट किया गया, जैसे उसमें लिखा ना कि 4-5 एंगल, एक इतिहास का एंगल, एक एनवायरमेंट का एंगल, एक फिलॉसफी का एंगल, एक इकोनॉमी का एंगल, और एक काउंटर। तो 5C को यहां पर सेट कर दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इस हिसाब से क्लियर बेटा। अब यहां पर कुछ बुक्स वगैरह का जिक्र है, लेकिन ये सब आप खरीदिएगा नहीं, ये सारी चीजें मैं अपने आप एनसीईआरटी क्लास 11th की फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये मैं पढ़ करके आपके सामने रखूं, क्योंकि बड़ी टफ है, तो इसकी मैं एआई से समरी निकलवाऊंगा, ये आपको मैंने पहले ही इसलिए बता दिया, ठीक है। आप चाहें तो पॉडकास्ट, यूट्यूब, बिग थिंक, स्कूल ऑफ लाइफ, संविधान सीरीज, ये सब भी देख सकते हैं, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं, ठीक है ना, ये अच्छे हैं। तो आप ये यूट्यूब वगैरह पर जो 26, 27, 27, 28 वाले बच्चे इस टाइप की चीजें देख सकते हैं। बाकी ये सब मैं खुद कराऊंगा, ठीक है। कोट बैंक हम लोग खुद बनाएंगे, यानी लगभग 100 कोटेशन का मैं एक बैंक आपको दूंगा, जिसमें थिंकर्स के, फ्रीडम फाइटर्स के, पोएट्स के, इन सबके विचार होंगे 100, और उनकी मीनिंग भी रहेगी, जिससे कि चीजें हमारे लिए इजी हो जाए, ठीक है। रॉल्फ डोबेली की पुस्तक अच्छे जीवन की कला, ये भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसका कुछ न कुछ अंश में दूं। फाइनल टिप्स क्या है, यानी स्ट्रक्चरिंग में क्लिचेस नहीं होना चाहिए, यानी
जीएस के उत्तर की तरह नहीं लिखना, इसमें साफ है लिखा बी ऑर्गेनिक नॉट लाइक अ जीएस आंसर, यानी वही इनफॉर्मल अप्रोच मैंने पहले ही बताया। यूज पर्सनल वॉइस एंड रिफ्लेक्शन, मतलब आप अपने विचार ज्यादा से ज्यादा, जैसा कि हमने देखा समाज में ऐसा हो रहा है, वो इसको मोहब्बत करता है। यूपीएससी लव्स इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। अगर आप बौद्धिक ईमानदार हैं, चाहे इंटरव्यू में चाहे अपनी कॉपी में, तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ये आप हमेशा याद रखिएगा। बैलेंस आपको रखना है किस चीज में, यानी कोई भी कविता हो लेकिन उसको व्यावहारिकता के साथ, यानी एक सिंपल सी है, बहुत ज्यादा आदर्शवादी ऐसे ना हो, प्रैक्टिकल हो। इसीलिए मैंने 5C में एक काउंटर आर्गुमेंट का सी भी डाल दिया। हर निबंध में विचारों में विकास दर्शाएं कि समाज या व्यक्ति किस प्रकार विकसित होता है, यानी कि आप जब लिखें तो इसका मतलब होता है कि आप प्रिमिटिव एरा से कुछ एग्जाम्पल ले सकें और आधुनिक एरा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मानों तक एक लाइन में लिख दें कि आदिम एरा से आज तक के विकास को देखें। तो एग्जामिनर को लगता है कि इसकी जो डायमेंशन वाली अप्रोच है, यानी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है और बहुत विस्तृत नॉलेज है, चाहे बीच में आपको कुछ ना आता हो, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं। जून 3, 2025 से क्लास स्टार्ट हो रही। फ्रीक्वेंसी मंडे वेडनेसडे सैटरडे, फ्लेक्सिबल है, हम अपने हिसाब से इसको थोड़ा एडजस्ट भी करेंगे, लेकिन आइडियल ड्यूरेशन पर सेशन 90 मिनट होगा, ठीक है। जून 3 से ये स्टार्ट होने जा रहा है, तो इसके बारे में आप सब विचार कर सकते हैं। और ये टॉपिक की लिस्ट है, ठीक है, क्या क्या कराया जाएगा लेक्चर 1 में, और हम चलेंगे बिल्कुल इसी के हिसाब से, याद रखिएगा, एकदम बिल्कुल साइंटिफिक। लेक्चर 1 यूपीएससी ऐसे पेपर का ट्रेंड, लेक्चर 2 एसे वर्सेस जीएस, टोन डेप्थ इंटेलेक्ट, लेक्चर 3 ऐसे के प्रकार समझेंगे, फिलोसफिकल क्या होता है, क्योंकि जब तक ये अंतर नहीं पता होगा कि यार फिलोसफिकल और एथिकल, क्या आप लोग अमूमन फिलोसफिकल और एथिकल को एक ही नहीं समझ लेते हैं? आप कहेंगे हाँ सर तो एक ही। फिलोसफिकल एथिकल में क्या डिफरेंस है, सोसाइटल में क्या डिफरेंस है, और भी है, बात करेंगे। लेक्चर 4 में 5C ऐसे फ्रेमवर्क, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्सेप्ट, कनेक्शन, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंक्लूजन को प्रैक्टिकली समझाऊंगा मैं, एक निबंध खुद लिख करके जिसकी शब्द सीमा होगी कम, यानी 400-500 केवल समझाने के लिए। लेक्चर 5 टॉपर की कॉपी पर स्ट्रक्चर और लैंग्वेज उनकी कैसी होती है। लेक्चर 6 हाउ टू डिकोड एन ऐसे टॉपिक। अब आ गया असली कीवर्ड एनालिसिस, ठीक है, ये हिंदी में भी लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेरे बच्चों। और मैं पहले बता चुका हूं, बोलूंगा मैं पूरा हिंदी में, कंटेंट जो भी दूंगा दोनों भाषाओं में होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। लेक्चर 7 इंडियन फिलॉसफी, देख लीजिए, मजा आ गया। प्लान से है कि नहीं एक बार कमेंट करो, एक बार कमेंट करो, सब चीज प्लान से है कि नहीं, प्लान से है कि नहीं। बुद्धा, गांधी, विवेकानंद, लेकिन यहां पर मैं सारी फिलॉसफी ले लूंगा, सुकरात की भी, अरस्तु की भी, प्लेटो की भी, बेंथम की भी, मिल की भी, सिजविक की, टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना, सबका देख लीजिए आ गया। लेक्चर 8 में वेस्टर्न फिलॉसफी, लेक्चर 9 में एथिक्स इन एसे राइटिंग, ठीक है, एथिकल विषय क्या होते हैं। लेक्चर 10 रैशनैलिटी वर्सेस इमोशन, तार्किकता बनाम भावुकता, इस प्रकार की चीजें भी महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। लेक्चर 11 हैप्पीनेस, फ्रीडम, ट्रुथ, यानी वैल्यू वाले एसेस पर हम बात करेंगे, मूल्य वाले एसेस पर। लेक्चर 12 में लिटरेरी एंड पोएटिक फिलॉसफी इन एसे, ठीक है ना, साहित्यिक यानी कवि के बारे में, साहित्य के बारे में, उनकी क्या अप्रोच होती है, उनके बारे में इस विषय पर है। वही जैसे कि कवि संसार के अनधिकृत मान्य विधायक होते हैं, जैसा हिंदी में लिखा हुआ। फिर इसके बाद आता है लेक्चर नंबर 13 पावरफुल इंट्रोडक्शन, कैसे लिखा जाए, इस पर भी एक लेक्चर है पावरफुल इंट्रोडक्शन, क्योंकि देखो निबंध का जो इंट्रोडक्शन होता है ना, वो मुकुट होता है, निबंध का जो इंट्रोडक्शन होता है वो मुकुट होता है। अगर आप उसको बेहतर ढंग से आगे बढ़ाते हैं उस मुकुट को, तो आप बहुत ज्यादा मार्क्स, क्योंकि एग्जामिनर खुश हो जाता है कि यार इसने डिमांड पकड़ ली, बड़ा अच्छा लिखा। तो कैसे लिखते हैं इंट्रोडक्शन, अप्रॉक्स 180 to 200 वर्ड में, वो आपको सिखाएंगे एक उस पे लेक्चर। लेक्चर 14 डेवलपिंग डेप्थ इन पैराग्राफ्स, यानी कि कैसे इस इंट्रोडक्शन को, एक दिन इंट्रोडक्शन सीखेंगे, फिर उसको कैसे हम बड़ा करते हैं बॉडी के अंदर में। लेक्चर 15 ऑब्वियस है,
थीम आधारित, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ढेर सारे विषयों पर बातचीत करेंगे। फिर लेक्चर 16 में काउंटर व्यूज, जो मैंने 5C में एक काउंटर व्यूज रखा है कि कोई भी चीज दी गई है तो उसके अगेंस्ट भी कुछ विचार हो सकते हैं, उस पर आपको सिखाऊंगा। लेक्चर 17 पर्सनल रिफ्लेक्शन कैसे होता है, यानी आप एक स्टूडेंट जो मेंस लिख रहा है अपनी बौद्धिक क्षमता का परिचय निबंध में कैसे दे सकता है, यानी अपने आइडियाज वगैरह आप कैसे दे सकते हैं। और लेक्चर 18 होगा कैसे हम इफेक्टिव कंक्लूजन लिखें, यानी 18 लेक्चर में केवल मैं आपकी जड़ मजबूत कर रहा हूं। सोचिएगा आप, ये तब आपको मजा आएगा। ये कोई टॉपिक नहीं है, ये जड़ है। 18 लेक्चर तक आप देख सकते हैं, 18 लेक्चर पूरा का पूरा। फिर ठीक है, लेक्चर 19 में हैप्पीनेस इज द पाथ, अब इसको सिखाऊंगा। ठीक है, लेक्चर 20 फॉरेस्ट वाला, यानी इन सबको आपको लिखना सिखाऊंगा, पूरा का पूरा निबंध। फिर इसके बाद आप कहेंगे सर कैसे सिखाएंगे, तो आप खुद समझ सकते हैं कितने आंसर हिंदू में दे रहा हूं इस समय। बताना भाई, द हिंदू में कितने आंसर दे रहा हूं, बोलिए, एसे के भी और जीएस के भी। तो आप इस बात से तो ट्रस्ट कर सकते हैं कि सब कुछ इजी है। ठीक है, ओके। हाँ, एथिक्स ऐसे का आप कंबो भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं जिसको लेना है। बट मैं चाहूंगा मेरे साथ, अगर यार इकोनॉमिकली बहुत दिक्कत, मेरे साथ कनेक्ट होकर के रहो सभी सब्जेक्ट में, कुछ ना कुछ सीखो, क्योंकि मैं खुद कह रहा हूं 3 लेक्चर तो मेरे डेली है ना बेटे। अब आपको तो अब कुछ सोचना ही नहीं, तो मैं सुबह शाम आपके सामने हूं। और अगर मैं 3 महीने एक मतलब आपके साथ रह जाऊं ना, आप विश्वास करें 3 महीने में एकदम आगे बढ़ते हैं। लेक्चर 21 इंपायर्स ऑफ द माइंड वाला, लेक्चर 22 डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस, लेक्चर 23 कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग, लेक्चर 24। और ऐसा नहीं कि ये केवल जो प्रीवियस ईयर, इसी के जैसे और भी कई कोटेशन आपको दे दूंगा। तो इस प्रकार की चीजें आपको लेक्चर 25 सिंपल आइडियाज बिग कॉन्सिक्वेंसेस, लेक्चर 26 जस्टिस वर्सेस चैरिटी, लेक्चर 27 वंडर बट नॉट लास्ट, लेक्चर 28 सोशल मीडिया एंड फॉर्म। ये फिर से कह रहा हूं कि सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं होगा कि जो पीवाईक्यूज है वो सॉल्व कर रहा हूं। पीवाईक्यूज को बताया, उसके बाद आपको नए ऐसे इसमें मिलेंगे, मैं समझाऊंगा, रिटर्न में आपको ऐसे मिल जाएगा। लेक्चर 29 स्पिरिचुअल मेटेरियलिज्म क्या होता है, लेक्चर 30 सेल्फ डिस्कवरी क्या होता है, इन सब का मतलब क्या होता है। ठीक है, इस प्रकार की चीजें और इनसे जुड़ी हुई चीजें, सरल विचार बड़े परिणाम। लेक्चर 31 फुल एसे प्रैक्टिस, #1 2 3 4 5 आप देख सकते हैं। ठीक है, यानी फुल, एक होगा एब्स्ट्रैक्ट, एक वही जैसे अमूर्त विषय, एथिकल, सोशियो पॉलिटिकल, रिफ्लेक्टिव, कंटेम्परेरी या मोरल, और पीयर रिव्यू। यानी 5 के बाद आप सबको जो टेलीग्राम ग्रुप बनेगा उसमें आप सब डिस्कस करेंगे सुबह से शाम तक। इसे बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन या पीयर रिव्यू 1 to 1। ठीक है, ये आप करेंगे, हमारी टीम इसमें आपके साथ कनेक्ट रहेगी, चाहे वो लाइव क्लास में होगा, हमारी टीम के कोई भी मेंबर आपके साथ यहां बैठे रहेंगे, जिनमें आप आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें आपके सामने हो गई। 37 50 कोट्स एंड हाउ टू यूज देम, यानी 50 कोटेशन आपको मिलेगा और कैसे आप उसे यूज करेंगे सब आपको लिखा मिलेगा, यानी उसकी डिमांड पूरी की पूरी। लेक्चर 30 थिंकर प्लस देयर कोर आइडियाज, देख लो कितना कंटेंट दे रहा हूं, पूरी एक महाभारत। देखिए 30 थिंकर एंड देयर कोर आइडियाज। अरस्तु कोर आइडिया उनका क्या है, सोक्रेटिस कोर आइडिया क्या है, प्लेटो कोर आइडिया, सब ये बहुत इजी है। पहले होता था, अरे यार मैं अपनी टीम को बोलता था सर आज इतना ही हो पाएगा, कल परसों। अब तो हमारे पास एक ऐसी टीम है जो सेकंड में सब हाँ 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 सब हो जाता है सेकंड में, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब आते हैं उसके बाद लेक्चर 30 ऑब्वियस है करंट अफेयर्स और अमूर्त यानी फिलोसफिकल विषयों को जोड़ना है, ये भी आपको एक नए ढंग से सिखाऊंगा ये सारी बातें। लेक्चर 40 ऑब्वियस है, पूरे फ्रेमवर्क को रिविजिट करेंगे, यानी जो पढ़े हुए हैं अब उस पर एक बार मैं आप नहीं, मतलब क्लास में भाई हम ये कर चुके हैं, ये रिविजिट करेंगे कि हमने प्रैक्टिस तो कर ली, अब आइए देखें कि हम परफॉर्मेंस में कहां खड़े हैं।
फिर इसके बाद लेक्चर 41 रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे टॉपर के हिस्से के साथ। एक बार तो टॉपर के हिस्से पहले बता दिया, फिर रिवर्स इंजीनियरिंग यानी आप कंपेयर करेंगे इन टॉपर्स के हिस्से के आसपास आप पहुंच पाए कि नहीं लेक्चर 40 के बाद। ये वाला कैसा रहा, रिवर्स इंजीनियरिंग टॉपर एसेस। फिर इसके बाद लेक्चर 40 हाउ टू राइट विद इन टाइम एंड वर्ड लिमिट। इसमें मैं शायद आपके साथ, शायद इसलिए कह रहा हूं लगभग फिक्स, इसमें शायद मैं एक ऐसे आपके साथ ऐसे ही क्लासरूम में बैठ करके लिखूं। यहां पूरे मुझे शायद इसलिए करूं क्योंकि पूरा सिस्टम मुझे बनाना पड़ेगा, ऐसे बैठ करके मैं शायद वो ऐसे लिखूं आपके साथ, शायद क्या लगभग लिखूंगा ही लिखूंगा और अपनी राइटिंग में वो ऐसे भेजूंगा। इसके लिए मुझे थोड़ा यहां लिखने का एक सिस्टम, लेकिन मैं कर लूंगा एक ऐसे, यानी मैं भी लिखूंगा आप भी लिखेंगे, लाइव क्लास चलती रहेगी एक ऐसे, ठीक है। और आपको यह सिखाना है कि कैसे, अब हालांकि उसमें मुझे इतनी फ्रीडम होगी कि जब मैं इंट्रो लिख लूंगा तो मैं बता दूंगा कि बेटा मेरा 15 मिनट में इंट्रो हो गया या नहीं हुआ, 25 मिनट लगा, जिससे आप, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा उसके साथ मैच कर सके। तो ये मैं खुद लिखूंगा यहां पर बैठ करके, क्योंकि देखो अब हमें खुद कभी कभी ना कोच खुद ही बैटिंग करने लगता है कि भाई ऐसे कर लो वैसे कर लो, लेकिन वो बीच बीच में सुधार के उपाय बताता रहता है, इसलिए वो बैटिंग करता है। ये हो गया आपका। और फिर लेक्चर 43 44 10 ऐसे टॉपिक रिवीजन, यानी केवल स्ट्रक्चर बनाएंगे उसका, जो हम कर चुके हैं पीछे उसका स्ट्रक्चर बनवाएंगे आपसे। फिर इसके बाद 45 से 47 में फुल ऐसे प्रैक्टिस करेंगे टाइम्ड मोड में, यानी सेम 2 ऐसे और आपका 2.5 घंटे का, सॉरी 3 घंटे का समय। 48 49 ग्रुप सिमुलेशन प्लस मॉक इवैल्यूएशन, यानी आप सबसे बातचीत करूंगा और वो बातचीत होगी गूगल मीट पर, लेकिन वो यहां होगी स्क्रीन पर, जैसा आपने कई लोगों को देखा होगा यूट्यूब पर करते हुए। ये इसलिए होगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सब जब सीखें तो आप सबके मुख से ये बात यूट्यूब तक भी जाए। तो ये समझिए आप एक प्रकार से मेरा प्रचार प्रसार करने का भी इरादा है, लेकिन आपकी क्वालिटी निकालने का, कि हर एक बच्चे से ओपिनियन लूंगा कि उन्होंने क्या सीखा। मैं खुद लाइव क्लास में वीडियो नहीं बनाना है, यानी गूगल मीट शेयर करूंगा और वो यहीं पर क्लास में रिकॉर्ड हो जाता है, ऐसे हम लोग इसी स्क्रीन पर रहेंगे, ठीक है। 50th फाइनल स्ट्रेटजी एग्जाम डे प्रिपरेशन एंड रिवीजन टिप्स। जब भी आपका मेंस होगा, खैर अभी तो जो है जो मेंस एक्सीलरेटर प्रोग्राम में है तो ये उनको भी मिल रहा है, तो इसीलिए ये 50वां वाला, तो जो मेंस देने जा रहे हैं उनको उस दिन ऐसे को कैसे देखना है ये भी आपको बताया जाएगा, और प्लस जो अगले साल देंगे ऑब्वियस उनके लिए तो रहेगा। तो ये पूरा का पूरा 50 लेक्चर का हमारा फार्मूला है, और उम्मीद करता हूं कि आप सब इसको समझेंगे और बहुत बेहतर ढंग से समझेंगे। और ठीक है, जिनको भी ये समझ में आएगा तो वो सब इस सेशन का हिस्सा जरूर बनेंगे। देख सकते हैं IQIP से ये बिल्कुल अलग बैच है, फाउंडेशन का हिस्सा है, तो जो फाउंडेशन में आ रहे हैं उनके लिए तो बोनस है। मेंस एक्सीलरेटर का भी हिस्सा है, लेकिन ये एक अलग बैच के रूप में भी आपके पास है। तो जो लोग, मैं साफ कहूंगा, बिहार PCS की तैयारी कर रहे हैं, रीजन है आपका 300 नंबर का ऐसे है, बहुत बड़ी चीज है, तो उसमें आपको इतने डिटेल में ही जाना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। तो ये, और जिनको भी चाहिए ये डिटेल है, हमारा फोन नंबर, ये हमारा लिंक है हमारे ऐप का, आप हमारे साथ जरूर जुड़ सकते हैं। अब आप सब बताएं बच्चों, कैसा लगा ये प्लान, कैसा लगा ये एनालिसिस। कल से हिंदू में एक मजेदार ढंग से इंटरव्यू की क्लासेस भी होंगी और कुछ नई चीजें भी होंगी। ऑप्शनल के अकॉर्डिंग भी कोशिश करूंगा कि कम से कम 2 टॉपिक में कोई ना कोई ऑप्शनल, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, हिंदी हो, हिस्ट्री हो, जो भी कनेक्ट हो जाए, कल से ऑप्शनल भी कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, यानी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होगा। सरप्राइज है, कल की क्लास आप यूट्यूब पर देखेंगे, आप सबसे क्या छुपाना, शाम को 7 बजे। और फिर उसके बाद सभी बच्चे कह रहे हैं एक्सलेंट है, एक्सलेंट है, अच्छा।
ठीक है, ओके बच्चों, तो अब हम लोग मिलते हैं शाम को 6 बजे मेंस एक्सीलरेटर प्रोग्राम के तहत। कि कुछ बातें और हैं जो मेंस एक्सीलरेटर प्रोग्राम के तहत होनी है शाम को 6 बजे। अगर मेरी मीटिंग हुई तो वो क्लास आपके सामने रुक सकती है, लेकिन फिर भी वो ग्रुप में आपको सूचना दे दी जाएगी, क्योंकि वो बच्चे आने वाले, मैंने बताया ना, IITIM वाले। ठीक है, ओके, बस मेहनत करिए। और अब हम लोग बिल्कुल लग गए हैं। कल थोड़ा सा दिन भर हिंदू, कल ही से ये बैच स्टार्ट हो जाता, लेकिन थोड़ा सा हिंदू पर मैं काम करना चाह रहा हूं कल पूरा दिन। उसका कुछ नया पैटर्न बनाने जा रहा हूं। और चूंकि आपको पता है कि आर्टिकल मैं ही बनाता हूं, तो उसमें मुझे आर्टिकल बनाने में 2 घंटे बेटा लगते ही लगते हैं, सुबह सुबह उठ के। तो मैं चाह रहा हूं उसमें थोड़ा और टाइम दूं। एक फ्रेमवर्क कल टीम को बना के दे दूंगा। अब चाहूं तो पहले ही दे सकता हूं, लेकिन अब उसमें ट्रेडिशनल टॉपिक होता तो पहले दे देता। अब वो करंट का है, तो जब आएगा अखबार तभी मैं दे पाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।